अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का दिन बड़ा ही ख़ास है और आज के दिन की जो एक ख़ासियत है वो हम अपने हर रोज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जैसे कि पहले भी हम किसी भी दिन को की सेलिब्रेशन तो रखते हैं, लेकिन उस ख़ास दिन को हमें पूरा साल लेकर चलना होता है। आज 5 अक्टूबर है और दुनिया भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। उस्ताज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि उस्ताज़ा ही हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को परवान चढ़ाने में इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। उन्हीं की बदौलत हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी ही खूबसूरत सफ़र को तय करते हैं और यही वजह है कि 5 अक्टूबर को एक दिन खास रखा गया है। उस्ताज़ा को ट्रिब्यूट पेश किया जाता है, ख़राज तहसीन पेश किया जाता है। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ एक दिन का नहीं है, पूरा साल हमें इस चीज़ की अहमियत होनी चाहिए, अपने उस्ताज़ा की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारे पेरेंट्स के बाद सबसे पहले जिनके साथ हमारा इंट्रैक्शन होता है। घर में हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, इसीलिए उस्ताज़ा को रूहानी माँ बाप कहा जाता है। जो सीखने का अमल है हमारे स्कूल से शुरू होता है। अपने घर से हमारी पहली दरसगाह हमारा घर है और उसके बाद अगर हम बात करें तो अपने स्कूलों में अपने उस्ताज़ा के साथ हम सीखते हैं। और एक लफ्ज़ भी कोई हज़रत अली का कौल है हमें पढ़ा दें तो वो हमारा उस्ताद है। तो उस्ताज़ा की अहमियत से उनकी हमारी शख्सियत में जो कंट्रीब्यूशन उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। बेहतरीन सरपरस्त होते हैं, रहनुमा होते हैं। और अगर टीचर्स को मुस्तकबिल का मामार कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि टीचर ही है जो हमें जिंदगी का ढंग सिखाते हैं, हमें सही तरीके से आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला देते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घिरे हुए होते हैं, लेकिन हम अगर अपने टीचर से अगर कनेक्ट रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो वो हमें बहुत ज़िंदगी की ना सिर्फ पढ़ाई और किताबों से रिलेटेड, ज़िंदगी के जितने मामलात हैं उनसे रिलेटेड भी हमारी रहनुमाई करते हैं। तो आज का दिन खास तौर पर टीचर के लिए, टीचर को सलाम पेश करते हैं। और जितने भी आपके टीचर हैं खुदारा उनकी ज़रूर रिस्पेक्ट किया करें। आने वाली नई जनरेशन का थोड़ा ताल्लुक, थोड़ा बॉन्ड अपने टीचर्स के साथ थोड़ा कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि माजी में हम देखते थे कि टीचर्स को बहुत एहतराम, बहुत इज्जत दी जाती थी। आज भी टीचर्स हैं, लेकिन आज थोड़ी बॉन्डिंग चेंज हो गई है। तो टीचर्स के हवाले से भी हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि आज का खास प्रोग्राम उन्हीं के नाम है। उन्हीं के लिए दुनिया भर में जितने भी टीचर्स हैं उन सबको सलाम पेश करते हैं, क्योंकि वो नस्लें संवारने में, मुस्तकबिल बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़िंदगी की बड़ी खूबसूरत हैं, जहाँ पे हमारे पास अल्लाह ताला ने ब्लड रिलेशन दिए हैं। तो उस्ताज़ा की सूरत में हम एक ऐसा रिश्ता है जो मोहब्बत से, इज्जत से, एहतराम से सींचते हैं। और तमाम तरह उस्ताज़ा को हम सलाम पेश करते हैं और ख़राज तहसीन पेश करते हैं। इसके साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद का मौसम का हाल कैसा है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टूटीज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम पर नजर डालें तो आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। गर्मी का रास्ता हाल बरकरार है, सूरज आंखें दिखा रहा है और पूरे शहरियों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा महसूस हो रहा है। दिन भर जैसे ही हमारा काम काज का सिलसिला शुरू होता है, गर्मी भी साथ साथ चलती है और गर्मी में अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और अपने सर को और चेहरे को जरूर लपेटा करें किसी नॉर्मल फैब्रिक के साथ जो बड़ा आपकी स्किन के साथ फ्रेंडली हो, ताकि आपको किसी भी तरह की स्किन से रिलेटेड एलर्जी या किसी भी तरह के प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और साथ ही एक और भी चीज़ है कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो हम अपने खाना पीना बहुत कम कर देते हैं। कोशिश क्या करें कि खाने पीने का भी ख्याल रखा करें। दूर दराज का सफर कर रहे हैं तो अपने व्हीकल्स की मेंटेनेंस का ख्याल रखें, ताकि आपको रास्ते में किसी भी तरह की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़े। गर्मी हो और ऊपर से फिर बाहर के प्रॉब्लम्स और मुश्किलात हो तो उसकी वजह से फिर ज़्यादा मूड आपका ख़राब हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि दिन का आगाज़ बेहतर अंदाज से करें। शाम तो वैसे ही सुहानी हो जाती है, वैसे अब ठंडा ठंडा सा मौसम होता है तो बड़े खूबसूरत लगता है कि शाम और दिन का फ़र्क जो हमें वाज़े दिखाई देता है दोनों मौसमों में, वो बड़ा ही एक कहते हैं कि कुदरत का एक बड़ा इनाम है। और वैसे भी हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमें साल में मुख्तलिफ तरह के मौसम देखने को मिलते हैं। अगर मौसम सारा साल एक जैसा रहे तो उससे भी इंसान इरिटेट हो जाता है, उसकी शख्सियत मुतासिर होने लगती है। हर चीज़ का यूनिवर्स में जो चीज़ें भी बनी हुई हैं उनका हमारी शख्सियत पर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। और
इम्पॉर्टेंट किरदार, जैसे कि पहले भी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात किया असातिज़ा के हवाले से, तो टीचर्स डे है, तो टीचर्स का हमारी ज़िंदगियों में क्या किरदार रहता है, वो सिर्फ हमें किताबें नहीं पढ़ाते हैं, हमें ज़िंदगी के सबक सिखाते हैं। और हर किसी के अपने टीचर के साथ कोई ना कोई स्टोरी भी ज़रूर होती है। अगर मैं बात करूँ तो हमारी स्कूल टीचर्स को लेकर बड़े मज़ेदार से किस्से होते थे, फिर यूनिवर्सिटी टीचर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग अलग तरह की होती है। जब तो खैर हम पढ़ते थे, अब तो स्कूल्स में मार नहीं प्यार का कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन जब हमारी स्कूलिंग का टाइम था तो तब टीचर एक दो लगा भी देते होते थे। तो बड़े मज़ेदार से ये भी किस्से थे कि आप क्लासरूम में फटाफट ब्रेक खत्म हुई है तो आपको पहुंचना होता था ताकि आप अपनी क्लास के लिए लेट नहीं हो जाओ, और अगर आप गलती से लेट हो गए तो फिर आपको पनिशमेंट मिलती थी। तो बड़ा एक खूबसूरत सिलसिला था। और अब भी लगता है, तब लगता था कि रोज़ रोज़ स्कूल जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि सबसे आसान काम स्कूल जाना है। स्कूल की लाइफ बहुत खूबसूरत होती है और अपनी पढ़ाई करना ये सबसे ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करके सिर्फ किताबें पढ़ना है, कोई आपको टेंशन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं। और आपके टीचर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग वो आपकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। टीचर्स के हवाले से ही बात करेंगे कि टीचर्स का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार रहता है और किस तरह से टीचर, कौन सी ऐसी सिफात है, कौन सी ऐसी इक़दार है जो कि हमें ज़िंदगी का ढंग, ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाते हैं। अपने मेहमानों से इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल और उन्हीं के साथ मौजूद हैं रिपोर्टर अवैस अली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप दोनों खैरियत से हैं? तो ये बताइएगा कि आपकी टीचर्स के साथ आई एम श्योर कि बहुत किस्से रहे होंगे, और जब की बात मैं कर रही हूँ अपनी स्कूलिंग की, आपका स्कूलिंग उससे भी पहले की है, तो तब तो टीचर अच्छी खासी मार भी मारते थे और फिर प्यार भी बड़ा करते थे। उनके प्यार करने का अंदाज बड़ा अलग होता था। टीचर का हमारी जिंदगी में क्या किरदार है? शुक्रिया जीनत। 90s में जब हम प्राइमरी स्कूल में थे उस वक्त फीमेल टीचर्स थी हमारी, लेकिन वो भी डंडे मारती थी। लेकिन मुझे आज भी अपनी 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक अपने टीचर्स, अपने क्लासरूम, हर चीज़ अच्छी तरह याद है। उस वक्त जो सबसे बड़ी बात जो आज नहीं है, जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आते थे या आपके सालाना एनुअल एग्ज़ाम आते थे, टीचर्स आपको अजाफी टाइम में पढ़ाते थे, स्कूल में ही पढ़ाते थे, और घरों में इतला दे दी जाती थी कि बच्चे 2 घंटे लेट आएंगे। सही। सपोज 8 से 1 बजे तक स्कूल है आपका, तो उसके बाद उन्होंने कोशिश करनी घर से लंच भिजवा दें, उसके बाद 2 से लेके फिर 3-4 बजे तक उन्होंने हमें स्टडी करवानी। ट्यूशन्स का रिवाज उस वक्त था ही नहीं। बिल्कुल, बच्चे स्कूल में ही हर टीचर की यह ख्वाहिश होती थी कि मेरी क्लास में से मैक्सिमम बच्चे ना सिर्फ पास हों बल्कि A+ और A ग्रेड लें। अब वो चीज़ माजरत के साथ नहीं है। टीचर जब सिर्फ अपनी टाइमिंग पूरी करते हैं, उसके बाद आप देखिए बच्चों को ट्यूशन लेनी पड़ती है, और एक अजीब रिवाज चल गया है कि आप घर में ट्यूटर बुला के भी पढ़ रहे हैं, बच्चे कहीं जाकर भी पढ़ रहे हैं। हमारे दौर में ये चीज़ें नहीं थी। हम जब हाई स्कूल में आए हैं, पाकिस्तान मॉडल स्कूल है शहरी बाजार, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया है। जब हम वहाँ पे आए हैं तो आप यकीन करें कि इस कदर खौफ का माहौल होता था। अगर आप लेट गए हैं आपको तब भी डंडे पड़ने हैं, अगर आपको पहले पीरियड में आपने कोई शरारत की तब भी डंडे पड़ने हैं, कोई सबक नहीं आया तब भी डंडे पड़ने हैं, होमवर्क नहीं हुआ तब भी डंडे पड़ने हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर हमने फादर को कंप्लेन की या उन्होंने भी डंडे मारने हैं। क्या आप टीचर की शिकायत करें? पेरेंट्स को भी शिकायत नहीं होती थी। ये लिटरली ये कहने की बात नहीं है, हमारे साथ भी हुआ है, हमने अपने दोस्तों के साथ भी देखा है। ये जी घर जाके एक तो पढ़ता नहीं है और ऊपर से आपकी शिकायतें भी लगाता है। इसकी चमड़ी उतार दें, लेकिन हम नहीं आएंगे, पढ़ाना आपने है। तो फिर चमड़ी उतरती थी, इस बात पे भी उतरती थी, घर जाके शिकायत लगाई है आपने। तो मुझे अच्छी तरह याद है। अब तो 9th के अलग पेपर्स हो रहे हैं बोर्ड के, और 10th के अलग हो रहे हैं। उस वक्त ना ऑप्शनल था कि आपने 8 क्लास के बोर्ड के देने हैं या स्कूल में देने हैं। हाँ। हमारे 8 के बोर्ड के पेपर थे तो टीचर हमें सुबह से लेकर शाम तक घर जाने ही नहीं देते थे, कहते यहीं पढ़ो, आपके बोर्ड के पेपर हैं। इसी तरह 10th क्लास में हमारी समर वेकेशंस बंद हो गई थी, हमें उन्होंने वहां पे पढ़ाना, ट्यूशन का रिवाज ही नहीं था। इस कदर मेहनत टीचर जो देखते थे कि ये बच्चा शाइन है, ये शार्प है, ये आगे निकल सकता है, उस पर उससे भी डबल मेहनत करते थे। बिल्कुल ऐसे। उस वक्त टीचर्स, अगर पेरेंट्स को ये इतराज था कि बच्चा सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में रहे, शाम को टीचर्स के घर पहुंच जाते थे, हम आ गए, हमें यहाँ पे टाइम दिया, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। इस कदर डिवोटेड टीचर थे कि उस वक्त आप देखें स्कूल में पढ़ के बच्चों ने टॉप किया। हमारा पाकिस्तान मॉडल जो स्कूल था वहाँ पे बहुत बड़ी फैसलाबाद की पर्सनैलिटीज ने वहीं पे पढ़ा। अब ट्रेंड चेंज है, आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, एक नामवर स्कूलों की चेन है, वहाँ पे आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पे रुझान कम है। उसकी वजह अब टीचर डिवोटेड नहीं है, वो टाइमिंग पूरी करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ट्यूशन वो कहते हैं हमारे पास खुद पढ़ने आए,
तब टीचर कहते थे नहीं, बिल्कुल हम यही पढ़ा के यही जाएंगे। पढ़ाएंगे, और टाइम के साथ साथ फिर ये ट्रेंड्स चेंज होते गए, और फिर आज तो ये आज सूरत हाल आ गई है कि अगर टीचर बच्चे को कहीं हाथ लगा दे तो घर से जो है वो कंप्लेन्स आ जाती हैं और टीचर के खिलाफ ही एक महाज खड़ा हो जाता है। वैसे आपका किस तरह से पूरा एकेडमिक करियर रहा, टीचर्स के साथ आपकी वाबस्तगी कैसी थी, और आप क्या समझते हैं कि टीचर हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं? बिल्कुल ज़ीनत, तैयब भाई जैसे बता रहे हैं, इनके दौर में तो बहुत सख्ती होती थी। हमारे दौर में थोड़ा सा जो मामला है वो नरमी का आना शुरू हो गया था। स्कूल दौर में भी और यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी में भी तो बहुत से खूबसूरत वाक़यात हैं जो यूनिवर्सिटी जीसी में टाइम गुजारा। तो उस वक्त भी हम देखते थे कि उस्ताज़ा का जो एहतराम है वो बहुत किया जाता था। लेकिन अब इसके मुतबादिल जैसा कि बता रहे हैं कि होम ट्यूशन जो है वो एक, मैं कहता हूँ कि वो उस्ताज़ा का उसमें रिस्पेक्ट नहीं होती। जैसे कोई कुआं जो है वो प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बहुत अच्छी रूटीन होती है कि कोई बच्चा जो है वो अपने घर से निकल के किसी स्कूल में या ट्यूशन सेंटर में जाता है तो फिर वहाँ से वो तालीम हासिल करता है। तो ये मैं कहता हूँ कि उस्ताज़ा का इसमें हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि उस्ताज़ा का जो एहतराम है वो कम होता जा रहा है बानिस्बत जो आज से हम कह सकते हैं कि 10 से 15 साल कबल किया जाता था। लोग उस्ताज़ा का एहतराम करते थे, पूरे पूरे मोहल्ले को, गाँव को, देहात के लोगों को इल्म होता था कि फ़लाँ जगह पर जो है वो मास्टर साहब रहते हैं, वो उस्ताद हैं। हाँ। तो ये बहुत एहतराम के साथ उस्ताज़ा को देखा जाता था। तो जो कौमें उस्ताज़ा का एहतराम नहीं करती उनके साथ जो है वो उनका मुस्तकबिल जो है अब वो बेहतर नहीं होता। हमारे माशरे में जो है वो उस्ताज़ा का एहतराम कम हो रहा है, और ये होम ट्यूशन हो गया और इस तरह के जो रुझान बढ़ रहा है, इससे जो है वो उस्ताज़ा की रिस्पेक्ट कम हो रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल जो है वो जो क्या क्राइटेरिया है टीचर्स का, और वो किस तरह से जो है वो माशरे की अखलाकी परवरिश करते हैं, इल्मी परवरिश करते हैं। और बिलखसूस जो अच्छे अदारे होते हैं वो पहले अखलाकी परवरिश जो है वो सोसाइटी की करते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो बहुत अहम चीज़ है। जो टीचर्स इस पर हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो इस पर बहुत जोर दिया जाता था। अब हम देखते हैं कि लोगों के पास बहुत सी डिग्रियां मौजूद हैं, लेकिन उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो नहीं हुई। वो ऐसा लगता है जैसे अब देखें कि मास्टर किया हुआ है, जब वो गुफ्तगू करता है, जब वो लोग बात करते हैं आजकल के, तो उनके इखलाक और किरदार से ये नहीं पता चलता कि वो एक पढ़ा लिखा शख्स है। तो ये उस्ताज़ा, अच्छे उस्ताज़ा जो हैं वो कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं। हमारी जीसी यूनिवर्सिटी के बहुत से, अशरफ इकबाल साहब बहुत ज़बरदस्त, मेरे ख्याल से आप भी उनके पास पढ़े हैं, और इसी तरह मैडम इरम सुल्ताना साहब, वो हमें लेक्चर भी देते थे। तो इसके साथ साथ जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी जो है वो तलबा को समझाते थे। तो आज के जो उस्ताज़ा हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों की जो डिग्रियाँ हैं वो कंप्लीट करने के लिए या नंबर गेम पर तो जोर देते हैं, तो प्लीज उनके साथ साथ उनकी अखलाकी परवरिश जो है वो जरूर करें, क्योंकि वो दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाएंगे। हाँ। वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि फलां उस्ताद के पास उनकी जो तरबियत हुई है, उन्होंने एजुकेशन जो है वो फलां उस्ताद के पास अपनी पढ़ी है या उनके पास जो ट्रेनिंग। बिल्कुल ऐसा ही। और अभी हम देखते हैं कि जो हमारे टाइम पे हम जिन उस्तादा से पढ़ के आए उनका हमारे थ्रू ऑफ द लाइफ, पूरी जिंदगी उनके साथ एक कनेक्शन रहता है, एक ताल्लुक रहता है। कोई भी मसला हो हम अपने टीचर से, अपने उस्तादा से, वही उस्तादा जो कि बड़ी सख्ती करते थे, मारते भी थे, पढ़ाते भी थे, लेकिन एहतराम था, इज्जत था, और वो आज तक बरकरार है। ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत है और इसकी अहमियत उससे भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं उसी तरह से हमारे टीचर्स भी हैं। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और शहर के तहफ़्फ़ुज़ का, अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया शहरियों की हिफाजत के लिए, ताकि शहर भर में जराइम की शरह को कंट्रोल किया जा सके, माहौल को साजगार रखा जा सके। ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करने का तो हम हमेशा से कहते हैं, लेकिन ट्रैफिक की रवानी और उससे होने वाले हादसात पर निगरानी रखने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट अपना अहम किरदार अदा करता है। फैसलाबाद में इस प्रोजेक्ट का आगाज़ का क्या मकसद था, किस हद तक ये कामयाब हुआ है, कब से ये शुरू हुआ है, और तैयब इसके पीछे की बुनियादी वजह क्या थी, क्या ऐसे जराइम, क्या ऐसे फैक्टर्स थे कि फैसलाबाद को सेफ सिटी जैसा प्रोजेक्ट दिया जाए? जीनत, एक्चुअली 2016 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उस वक्त वो सीएम पंजाब थे, उन्होंने 5 कैपिटल सिटीज़ जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला, जहाँ पे सिटी पुलिस ऑफिसर बैठते हैं, बाकी जो छोटे ज़िला है वहाँ पर डीपीओज हैं,
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। इन इजला में सेफ सिटी शुरू करने का मंसूबा बनाया। चूँकि वो खुद मकामी लाहौर के थे, लाहौर में बड़ी स्पीड के साथ वो मुकम्मल हो गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और पिंडी में वो डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया। 10 करोड़ पे आया था, पुलिस लाइन में उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। स्ट्रक्चर भी इस तरह खड़ा किया गया कि अभी उसमें आप देखें दरवाजे नहीं थे लगे, उसमें भी फर्श नहीं थे बने, बेसमेंट बन गई, ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद एक फर्स्ट फ्लोर तक उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन गया। मीनवाइल उनकी हुकूमत चले गई 18 में, उसके बाद इसको बिल्कुल किसी ने बॉर्डर नहीं किया। राजा बशारत वजीर कानून बने थे, उस्मान बुजदार जब सीएम थे उस दौर में, उन्होंने भी ये बड़े दावे किए कि जी हम जो सेफ सिटी रहते हैं वो मुकम्मल करवाएंगे, लेकिन नहीं करवाए गए। उसके बाद जब 2022 में निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी साहब बने, उन्होंने फिर जब फैसलाबाद विजिट किया तो एक हमारा ना फैसलाबाद में एक छोटी सी बिल्डिंग है, उसका नाम है पुलिस डिवीजन जी। उमर सैद मलक यहाँ पे सिटी पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने बनाई थी। बहुत बड़ी उस पर स्क्रीन लगाई गई, उन स्क्रीन को डिवाइड किया गया छोटे छोटे स्क्रीन में। उसके बाद जो मुहर्रम के जुलूस, कोई इवेंट आना, उस पर कोई एक्टिविटी, उसकी मॉनिटरिंग के लिए वो कैमरों के लिंक लिए गए लोगों से। जो उनके प्राइवेट कैमरे जो मार्केट्स में लगे थे, घंटाघर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कैमराज लगे थे, ताजरों ने अपने कैमरे लगाए थे, उसके लिंक लेकर उसकी मॉनिटरिंग शुरू की जी। मोहसिन नकवी साहब जब पुलिस लाइन्स में आए, यादगार शोधा पर हाजिरी दी, उसके बाद जब उनको पुलिस डिवीजन का विजिट करवाया गया तो उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा मंसूबा है, लेकिन फैसलाबाद में सेफ सिटी सुना था रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल पुलिस डिवीजन से 200 फीट के फासले पर है, कहते मुझे विजिट करवाएं। उन्होंने पैदल जाके विजिट किया। आईजी पंजाब साथ थे, उनके जो सेफ सिटी के एमडी हैं एहसन यूनुस डीआईजी, और डीआईजी आईटी भी हैं पंजाब पुलिस के, वो भी थे साथ। तो जब उन्होंने बिल्डिंग देखी, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग तकरीबन मुकम्मल है, अगर इस पर मेहनत की जाए तो हम इसको मुकम्मल करेंगे। उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ पे ऐलान किया कि आईजी साहब को कहा कि आप जितना फंड्स आपको चाहिए मैं आपको फौरी दूंगा, इसकी आज से तमीर शुरू करें। बड़ी स्पीडी उसकी बिल्डिंग मुकम्मल की गई विद इन 3 मंथ्स जी। उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू की गई। लेकिन जैसे ही मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज छोड़ा, फिर अगले इलेक्शन हुए, वो थोड़ा सा काम सुस्त हो गया। अब भी आईजी पंजाब ने ये पुलिस जो फैसलाबाद पुलिस है उनको और डीजी जो सेफ सिटी हैं एहसन यूनुस, उनको ये अल्टीमेटम दिया कि आप 31 दिसंबर तक इसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है। जितनी भी इंस्टॉलेशन कैमरों की रोड पे होनी है वो तकरीबन 70% मुकम्मल हो चुकी है। जो 30% है कहते वो भी करें। लायलपुर डिवीजन उसमें 8 पुलिस स्टेशन है, उसकी हद तक कुछ कैमरे एक्टिव हैं और उसकी मॉनिटरिंग शुरू भी हो चुकी है। लेकिन ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो उस वक्त 2016 में इसका मंसूबा बनाया गया था, तब 8000 सीसीटीवी कैमरे सिर्फ सिटी एरियाज में लगने थे। लेकिन अब ये थोड़ा देर उसमें कम हो गए हैं वक्त के साथ। पूरे डिस्ट्रिक्ट में अब कितने लगेंगे? पूरे अभी फिलहाल सिटी एरिया में लग रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में नहीं। अभी 2000 के अराउंड पहले मरहले में सिटी एरिया में लगेंगे, बिल्कुल सही है, जिनकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिधर आप देखें ज्यादा क्राइम कंजस्टेड एरियाज इधर ही हैं सिटी में। एक गली में रॉबरी करने के बाद इस तरह की गलियां हैं कि आप पकड़ ही नहीं सकते रॉबर को, लेकिन जैसे वो मेन रोड पे निकलेगा आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ इसकी मूवमेंट है। वहाँ पे आप अब देखें सेफ सिटी में सिर्फ कैमरों की मॉनिटरिंग नहीं होगी, पूरे पाकिस्तान की व्हीकल्स का रिकॉर्ड उसमें मौजूद होगा। बिल्कुल ठीक। पूरे पाकिस्तान से जो स्टोलन व्हीकल्स हैं, हाँ वो स्नैच हुई है, हाँ वो चोरी हुई है, उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। कोई भी गाड़ी रोड पे जब निकलेगी उसकी नंबर प्लेट से, उसके मॉडल कलर से फौरी तौर पे आपका कंप्यूटर ब्लिंक कर देगा कि ये गाड़ी केपीके के फलां शहर से फलां टाइम में चोरी हुई थी, ये वो गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे जो है वो शहर का निज़ाम बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से चल सकेगा। शहरियों को अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से और जराइम के हवाले से तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसमें हमारी जिंदगियों को मजीद मुश्किल से दो चार कर देता है फेस्को। क्योंकि फेस्को के अगर मीटर्स की बात की जाए बड़े पुराने हैं, उनकी तब्दीली का मामला कहाँ तक पहुँचा है, वैसे क्या वो सिलसिला शुरू हुआ है या फिर से कोई आवाम के लिए लेम एक्सक्यूज है फेस्को की जानिब से कि अमला कम है, अमले के पास वक्त नहीं है, या फिर हमारे पास जो वसाइल हैं उसकी कमी है। तो ये तब्दीली का सिलसिला शुरू हुआ है या नहीं?
नेपरा की जानिब से ज़ीनत ये मनसूबा शुरू किया गया कि साल 2005 से कबल जो डोमेस्टिक मीटर्स हैं कंज्यूमर्स के, उनको तब्दील किया जाए। फेस्को को टारगेट दिया गया कि 10 लाख के करीब पुराने बसीदा मीटर्स जो हो चुके हैं उनकी तब्दीली का मंसूबा मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है वो पावर डिवीज़न को फराहम की जाए। मगर ताहाल हम देखते हैं कि फेस्को इस मंसूबा को मुकम्मल करने में सुस्त रवि का शिकार है, जिसका खमियाजा कंज्यूमर भुगतने पर मजबूर है। हम देखते हैं कि जैसे ही मौसमी तब्दीली होती है, शदीद गर्मी होती है, उस वजह से भी मीटर में ख़राबी पैदा हो जाती है और बारिश के बाद भी तारें स्पार्क कर जाती हैं और मीटर की ख़राबी की वजह से घंटों बिजली बंद रहती है और कंज्यूमर को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। तो ये जो पुराने मीटर्स हैं सिस्टम में, ये बिजली की बंदिश का सबब बन रहे हैं, कंज्यूमर्स के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। फेस्को को ये मंसूबा मुकम्मल करना था अक्टूबर तक, लेकिन अभी तक फेस्को की जानिब से 1 लाख मीटर्स तब्दील नहीं किए गए। तो किस तरह से फेस्को इस मंसूबे को मुकम्मल कर पाएगा? इसके पीछे की वजह क्या है, क्या बताते हैं? फेस्को हक्काम का क्या कहना है कि क्यों काम इतना डिले हो रहा है? इसके पीछे की वजह यही है कि जैसे ये बारिश होती है, सारो फेस्को का जो अमला है अब वो ट्रांसफार्मर खराबी और दीगर मसाइल दूर करने में लग जाता है। रोज़ाना की जो इनफरादी कंप्लेंट है उसके हल में फेस्को बहुत कमज़ोर है। अगर एक शख्स के घर में मीटर की खराबी हो जाती है या उसकी सप्लाई ट्रांसफार्मर से मुतासर हो जाती है तो वो कंप्लेंट फेस्को 20 घंटे में हल कर पाता है। हम देखते हैं जो तो ट्रांसफार्मर ख़राब होता है उसको, उस कंप्लेंट को दूर करने के लिए सब डिवीज़न की जानिब से अमला भेजा जाता है, 8 से 10 घंटे में वो ट्रांसफार्मर खराबी दूर हो जाती है। लेकिन जो सिंगल कंप्लेंट है उसको हल करने में फेस्को बहुत कमज़ोर है। अब 20 घंटे लग जाते हैं, 3-3 दिन लग जाते हैं। फैसलाबाद शहर में ऐसे शहरी हैं जिनकी जानिब से बारिश के बाद कॉल्स करके बताया गया कि 4 रोज़ से उनके घर में बिजली बंद है। जो फेस्को के पास स्टाफ मौजूद है वो बारिश के बाद लग जाता है ट्रांसफार्मर और बड़ी जो कंप्लेंट है उनके हल में। ये जो छोटी कंप्लेंट है, इनफरादी कंप्लेंट है, इसका हल फेस्को बहुत ताख़ीर से करता है, जिसकी वजह से लोग फेस्को से मायूस हैं। लोग ये कहते हैं कि हमारे काम बर वक्त नहीं किए जाते और ये दुरुस्त भी कहते हैं। रिकवरी की बुनियाद पर फेस्को बेहतरीन कंपनी है, जैसे कि आपको पता है, लेकिन उसके इवज़ जो कंज्यूमर्स के मसाइल हैं वो फेस्को हल नहीं कर पाता। कंप्लेंट के हल में फेस्को कंपनी जो है वो इस वक्त अच्छी कंपनी उसको तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज में फेस्को कंप्लेंट के हल में चौथे या 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। उसकी वजह यही है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, फेस्को के पास स्टाफ मौजूद नहीं है और जो स्टाफ मौजूद है वो भी उस तरह से अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम नहीं कर पा रहा जिस तरह से लोग उसकी तवक्को कर रहे हैं। तो सिस्टम की अपग्रेडेशन जो है, चलते फिर देखना पड़ता है कि शहरियों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बिजली के आए रोज मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। कभी तो बिजली के मीटर्स की प्रॉब्लम रहता है और कभी ओवर बिलिंग का मसला रहता है। लोड शेडिंग भी एक बड़ा मसला है। लोगों के घरों में बिजली आए ना आए लेकिन बिल जरूर आता है। ये तमाम मामलात हमारी जिंदगी को बुरी तरह से मफलूज किए हुए हैं, हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं और शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर देते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और पूरे शहर पर नजर रखने के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, शहरियों की हिफाजत के लिए और बेहतर अंदाज से शहर के मामूलात को चलाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक अपनी नौयत का एक अहम तरीन और शानदार प्रोजेक्ट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बहुत सारे मसाइल का सामना भी है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी है, लेकिन वी आर होपिंग कि जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और शहरियों के लिए बहुत सारी आसानियां लेकर आए। अगर इसी प्रोजेक्ट के चलते हुए देखा जाए तो ट्रैफिक के साथ इसका क्या ताल्लुक है? ट्रैफिक में कितना अहम किरदार अदा करेगा? ज़ीनत, ये सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, सेफ सिटी इंशाल्लाह जब मुकम्मल हो जाएगा ना, आप देखिएगा कि दीगर तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए भी ये फ्रूटफुल होगा। सपोज कहीं से फेस्को की तारें चोरी हो जाती हैं, कोई ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है, तो गुजरना उसने शहर से ही है जिसने भी चोर ने ट्रांसफार्मर लेकर जाना है। फेस्को के लिए भी हेल्पफुल होगा। इस तरह जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। खास तौर पर ट्रैफिक, अब ट्रैफिक को अपनी एनर्जी वहां पर वेस्ट करनी पड़ती है कि आप स्टॉप लाइन पर रुकें, अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग को खाली रखें ताकि लोग पैदल चल पड़ें। सिग्नल अभी आप देखें येलो भी नहीं हुआ, रेड ही है, आप इशारा तोड़ के लोग गुजर रहे हैं। ये सारी चीजें फिर खत्म हो जाएंगी। आप स्टॉप ट्रैफिक को फिर अपने वो वहां पे जवान लगाने की जरूरत नहीं होगी।
किसी भी सिग्नल पर किसी ने वायलेशन की है तो उसका ई चालान होगा, उसके घर पहुंच जाएगा कि जनाब आप स्टॉप लाइन से आगे खड़े थे, ये 2000 का चालान पे करें। हाँ, तो आपको टाइम लिमिट दी जाएगी कि विद इन 10 डेज इसको पे करें। 10 डेज के बाद आप पे नहीं करते तो आप शहर में चल नहीं सकेंगे, फिर आपकी बाइक बंद होगी, बिल्कुल सही, फिर कोर्ट में आपका केस भी जाएगा, फिर आपको वहां से सजा भी हो सकती है। बहुत सारी बेहतरी ट्रैफिक में आएगी। वन व्हीलर्स अब वन व्हीलिंग करते हैं, पकड़े नहीं जाते और उन रोड्स पर करते हैं जहां पर समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद नहीं और होते भी नहीं, लेकिन वहां पर भी कैमरे लग रहे हैं, फिर वन व्हीलर्स भी पकड़े जाएंगे। आप देखें हमारे कोई बड़ा इवेंट हो, हरासमेंट की जाती है खवातीन को, उस मामले पर भी देखे सीसीटीवी कैमरेज मौजूद होंगे। उस गुंजान जगह पे भी, उस रश में भी आप ट्रेस आउट कर सकेंगे कि कौन ये हरकत कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, जब आपका सेफ सिटी मुकम्मल हो जाएगा, आपका नादरा का डाटा भी आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी ऐसी कोई जुराइम पेशा कल्प्रिट जिसका सिर्फ चेहरा अगर आपको सीसीटीवी में नजर आ गया, वो नादरा के सिस्टम में फौरी मैच हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, ये फलां है। फिंगरप्रिंट्स आप उठाएंगे, अभी आपको PFSA लाहौर, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी वहां से करवाने पड़ते हैं। कलेक्शन सेंटर फैसलाबाद में है, लेकिन रिपोर्ट आपको वहां पे आएगी। आप नादरा से उसका फिंगरप्रिंट फौरी मैच कर सकेंगे। आपको पता है जब आप ID कार्ड बनाने जाएं तो फिंगरप्रिंट्स भी वहां पे लेते हैं। तो सेफ सिटी जितनी जल्दी मुकम्मल हो जाए फैसलाबाद के लिए उतना ही अच्छा है, फैसलाबाद के शहरियों के लिए अच्छा। पुलिस को अब देखें, हमारी 10 मिलियन प्लस हमारी पॉपुलेशन है, जबकि हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी पुलिस की स्ट्रेंथ बहुत कम है, 4-5 टाइम्स कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी फिर कमी ये सेफ सिटी पूरी करेगा। हाँ। कि जहां पुलिस को नाकाबंदी करनी पड़ती है, उसको पीछे भागना पड़ता है किसी भी जराइम पेशा के, और जो हमारे फ्यूल और गाड़ियों की पोजीशन है आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने पहले भी मेंशन किया था लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में कि हर 15 मिनट में एक रिपोर्ट एक केस रिपोर्ट होता है, तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन आ गई है। इस हद तक क्राइम का बढ़ जाना शहरियों के लिए, उनकी जानो माल के लिए बहुत ज्यादा जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस तमाम सूरत हाल पे भी काबू पाया जाएगा, जराइम की शरह में भी कमी वाक़ई होगी। जीनत, सबसे पहले तो जब इन चोरों डाकुओं को जो पता लग जाएगा, उसकी तशहीर होगी, पब्लिश होगा, जगह जगह पता लग जाएगा कि सेफ सिटी एक्टिव हो चुका है। इतने हजार कैमरे एक्टिव हो चुके हैं। आधे लोग तो फैसलाबाद जराइम पेशा वैसे ही छोड़ जाएंगे कि हम कहीं सराउंडिंग में चले जाते हैं जहाँ पे सेफ सिटी अभी नहीं है। जो लोग बच जाएंगे, जो जराइम करेंगे, वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। एक और बड़ी बात जो मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से शहरियों से कहना चाहता हूँ कि सेफ सिटी मुकम्मल हो जाए तब भी, खुदा न खास्ता मज़ीद डिले हो तब भी, आप लोगों ने जो बड़ी कॉलोनीज़ हैं उन्होंने मुश्तरका CCTV कैमरे लगाए हैं। अब घंटा करके सराउंडिंग में जितनी मार्केट्स हैं वहाँ पे भी लगे हुए हैं। मेन कॉलोनीज़ में कैनाल रोड पे, डैबो रोड पे, शुरूपुरा रोड पे वहाँ भी लगे हैं। आप खुद पुलिस से कॉन्टैक्ट करके अपने कैमरों का लिंक दे दें, क्योंकि देखें जितने भी कैमरे लगे, मेरे घर के बाहर भी कैमरा है तो अल्टीमेटली उसका व्यू बाहर का आएगा, घर के अंदर का नहीं आएगा। आप खुद कॉन्टैक्ट करें मुतलका पुलिस स्टेशन से, ताकि मुतलका पुलिस स्टेशन के लोग पुलिस विजन में कॉन्टैक्ट करें, सेफ सिटी में कॉन्टैक्ट करें, IT ब्रांच में बताएं कि ये फलां शख्स है, उनकी गली में 10 घरों में कैमरे हैं, वो गली वाले आपको लिंक देना चाह रहे हैं। उसके बाद ये होगा कि आप बड़े ईजी हो जाएंगे। खुदा न खास्ता गली में कोई इशू होता है तो फिर आपको खुद कैमरा देख के पुलिस के पास लेकर जाना पड़ता है कि जी ये देखें आके हमारे घर में ये कैमरे का व्यू है, फैसला ये इस मालिगरी में ये हुआ है। जब आप वहां लिंक देके आप बिल्कुल फिर फ्री हो जाएंगे। उसकी मॉनिटरिंग ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट की तरफ से चले जाएगी और इसकी वजह से बहुत सारे क्राइम में कमी भी वाक़ई होगी और आप अपनी सिक्योरिटी को मजीद मजबूत भी कर सकेंगे। और फेस्को हकाम के जो अभी तक की परफॉर्मेंस रही है, अगर उस पर बात करें अवैस, तो बड़ी ही मायूस कुन रही है। शहरियों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मॉनसून में भी हमने देखा खुली हुई तारों का मसला, ट्रांसफार्मर का मसला, खराब ट्रांसफार्मर थे, कहीं पे ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो उसकी रिपेयरिंग के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है शहरियों को। तो अब कब जागेगा फेस्को का
का महकमा, और कब उसे लगेगा कि नहीं अब टाइम है, जितने लोग एटलीस्ट मौजूद हैं वो तो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें। हाई अथॉरिटीज ऐसे तमाम एम्प्लॉयज पर क्यों नहीं सख्ती करते जिनके पास जिम्मेदारी भी है, ओहदा भी मौजूद है। चलें, वसाइल की कमी उसको हम बिल्कुल उससे इनकार नहीं करते, हमारे डिपार्टमेंट्स के पास बहुत सोर्सेज की कमी है, लेकिन मौजूदा सोर्सेज में रहते हुए तो अपनी ड्यूटी को निभाया जा सकता है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया जा रहा है, उसमें क्यों गफलत बरती जा रही है? बिल्कुल जीनत, मैं ये समझता हूँ कि सिस्टम में तब्दीली एक ही सूरत में आ सकती है फेस्को के, कि फेस्को के पास वो तमाम रिकॉर्ड हो कि उसके ट्रांसफार्मर्स पर कनेक्शंस की तादाद इस वक्त कितनी हो चुकी है और कितने केवीए का ट्रांसफार्मर इलाके में इंस्टॉल किया गया है। जी। आप देखें कि जो नेपरा कवानीन हैं उनके मुताबिक अगर 200 केवीए का ट्रांसफार्मर किसी इलाके में इंस्टॉल किया जाता है तो उसका लोड 170 केवीए तक लोगों को उसके कनेक्शंस दिए जा सकते हैं, ताकि 30 किलोवाट का जो लोड है वो जायद रहे और ट्रांसफार्मर खराबी के वाकयात रोनुमा ना हो। अब हो ये रहा है कि लोगों ने कसीर तादाद में एसी इस्तेमाल कर लिए हैं और लोगों का जो लोड है इलाकों का वो बढ़ रहा है, मगर उसके मुकाबले में फेस्को अपने ट्रांसफार्मर्स का लोड नहीं बढ़ा रहा। अब 200 केवीए का ट्रांसफार्मर है, उस पर लोड 200 केवीए से भी जायद का डाला जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर एक माह में 2-2, 3-3 बार खराब हो रहा है। तो पूरे सिस्टम की अपग्रेडेशन से मुतल्लिक फेस्को को मंसूबा साजी करना होगी। ट्रांसफार्मर तब्दील करना कोई परमानेंट हल नहीं है किसी भी इलाके का। कौन करेगा ये मंसूबा साजी? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे तो ब्लेम गेम चलता है, कोई किसी पे जिम्मेदारी डाल देता है, कोई कभी वसाइल की कमी बता देता है, कोई स्टाफ की शॉर्टेज बता देता है। तो मंसूबा साजी कब होगी, कब इन चीज़ों पर अमल दरामद होगा, ताकि शहरियों की पेंडिंग एप्लीकेशन भी हर हवाले से अगर बात करें तो काम रुका ही हुआ है, चाहे हम ग्रीन मीटर्स के हवाले से बात कर लें, उसकी एप्लीकेशन के हवाले से बात कर लें, तारों की तब्दीली का मसला हो, ट्रांसफार्मर का मसला हो, बहुत सारे मसले हैं। देखिए, अब ऐसा टाइम आ चुका है कि मैं ये समझता हूँ कि फेस्को ने तब्दीली ना भी की तो तब्दीली खुद ब खुद जो है अब वो आ चुकी है। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग सोलर पर मुंतकिल हो चुके हैं, अब वेदर भी चेंज हो चुका है और फेस्को का जो लोड है वो भी कम हो गया, डिमांड में रिकॉर्ड कमी सामने आ चुकी है। देखें, गुज़िश्ता साल के निस्बत फेस्को की डिमांड 1000 मेगावाट कम हुई है। यानी 1000 मेगावाट लोग खुद अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। फेस्को सिस्टम से ये लोड कम हो चुका है। अगर अब भी इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर खराबियां और सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, तो इससे लोड के प्रॉब्लम्स नहीं है बल्कि फेस्को की गफलत है कि इतनी कसीर तादाद में लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं सोलर पर, और उसके साथ साथ अब मौसम भी तब्दील हो चुका है, वैसे ही लोगों ने एसी बंद कर देने हैं। तो ये एक अच्छा मौका है फेस्को के पास कि मौसम का फ़ायदा उठाते हुए अब सिस्टम की मज़ीद अपग्रेडेशन करके, ताकि आइंदा जो मौसम गर्मा है उसमें सार्फिन तक बिजली की बिला तौतल फरामी को यकीनी बनाया जा सके। फेस्को की जानिब से ये इक़दाम किए भी जा रहे हैं। अब फेस्को भी ये समझ चुका है कि अगर वो कंज्यूमर को सहूलियात नहीं देगा, सिस्टम की अपग्रेडेशन नहीं करेगा, तो लोग आइंदा मौसम गर्मा में बिल्कुल ग्रीन मीटर्स भी नहीं लगाएंगे, लोग सोलर से बिजली पैदा करेंगे और ख़ुद इस्तेमाल करेंगे। तो इससे मुतल्लिक सबसे अहम चीज़ यह है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की गई, और सबसे जो मैं समझता हूँ कि फेलियर है इस गवर्नमेंट का कि लोगों ने सोलर लगा लिए हैं मगर सोलर से मुतल्लिक अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई कि किस तरह से बिलिंग की जाएगी आइंदा मौसम गर्मा में। तो हमने ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखा है सोलर्स पे लोगों के कन्वर्ट होने का, और उसके बावजूद इसको लेके किसी भी तरह की पॉलिसी का सामने नहीं आ रहा। ये एक वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अनाउंसमेंट तो की जाती है कि इतने यूनिट इस्तेमाल करने पर इतना जो है किलोवाट दिया जाएगा, लेकिन जो लोग खुद से अपने खर्चे पर सोलर लगवा रहे हैं उनके लिए किस तरह की पॉलिसी है उसकी तरफ भी तवज्जो करने की जरूरत है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। शहर की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पे तो है, लेकिन उसके साथ साथ हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहैसियत शहरी हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम अपने इदारों के साथ ताउन कर सकते हैं, हमारे शहरियों की क्या जिम्मेदारी है। क्राइम की शरह को कंट्रोल करने के लिए आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है, बर वक्त रिपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है, पुलिस के साथ ताउन करना, उनका और आपके दरमियान ताल्लुक जितना सूदिंग होगा, जितना ज़्यादा हमवार होगा, उतनी ही बेहतर अंदाज से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी काम करेगा
और अगर बहुत जल्द दुआ भी है, अल्लाह करे कि बहुत जल्द सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट जो हुआ है वो कंप्लीट हो और शहरियों के लिए और ज़्यादा आसानी आए। इस पूरे प्रोजेक्ट में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कितना किरदार रहता है तैयब? एक्चुअली सीनियत ये कमांड एंड कंट्रोल का ही प्रोजेक्ट है। ये पुलिस तो वहाँ पे सपोर्टिंग रोल प्ले करेगी। ओके। पुलिस का कोई वहाँ पे एक एसपी लग जाएगा या डीएसपी रैंक ऑफिसर लग जाएगा, कुछ पुलिस का स्टाफ लगेगा, एक आध को ट्रैफिक का बंदा भी लगेगा, लेकिन उनकी अलग से अपनी रिक्रूटमेंट होगी। ओके। उनका अलग से डायरेक्टर यहाँ पर बैठेगा, वो पुलिस को सपोर्ट करेंगे और पुलिस उनको सपोर्ट करेगी, लेकिन अंडर वो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के ही होंगे। अच्छा, अभी आपने जब इंट्रो दे रही थी ये लास्ट में, अभी आपने कहा कि लोग क्राइम में लोगों को पुलिस को फेवर करनी चाहिए। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी फेवर पुलिस को लोगों को, शहरियों को क्या करनी चाहिए? सोशल क्राइम, पुलिस का फोकस है स्ट्रीट क्राइम रोकने पे। सोशल क्राइम बढ़ने की वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। नारकोटिक्स और गैम्बलिंग, ये दो ऐसे सोशल क्राइम हैं, अगर ये रुक जाए आपका स्ट्रीट क्राइम भी रुक जाएगा। हर जराइम पेशा, स्नैचर, रॉबर वो नशे का आदी है। अगर नशा फैसलाबाद से ख़त्म हो जाए तो ये आप ये देखेंगे लोग नशे से बचेंगे और दीगर जराइम से बचेंगे। इसी तरह गैम्बलिंग है, जो भी ये स्ट्रीट क्राइम करने वाले लोग हैं वो या तो जाके नशा करेंगे या साथ में जुआ खेलेंगे। अगर जुए की जगह ना मिलेगी, सारा ख़त्म हो जाए, तब भी उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कहाँ पे जाके गैम्बलिंग करें, तब भी वो रिड्यूस हो सकता है ये सारी चीज़ें। तो पब्लिक इसलिए इस तरह फेवर कर सकते हैं कि आपके एरिया में कहीं भी नारकोटिक सेल हो रही है, कहीं भी गैम्बलिंग हो रही है, फौरी रेस्क्यू 15 पे इतला दें और साथ आप कहें कि जी हमारा नाम ज़ाहिर ना हो, आपका नाम ज़ाहिर नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि रेस्क्यू 15 पे कॉल करके या मुतलका पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके आपका नाम सामने आ सकता है, आप 1787 पर कॉल कर दें। आईजी पंजाब की हेल्पलाइन पे बराह रास्त कॉल कर दें। उनके अमले को बताएं कि हमारा ये मेरा नाम ना है, मेरा मोहल्ला है, मेरे लिए मसला बन सकता है। किसी भी तरह खुफिया कोई लेटर भिजवा दें किसी ऑफिसर को, लेकिन सोशल क्राइम रुकना चाहिए। सोशल क्राइम जिस दिन आपका रिड्यूस होता जाएगा, आप देखिएगा स्ट्रीट क्राइम भी रिड्यूस होता जाएगा। ये डाकू जो आजकल आइस का नशा करते हैं, उनका दिमाग माफ हो जाता है। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कांस्टेबल को डाकू ने शहीद कर दिया। वो बेचारा छुट्टी करके रेस्क्यू 15 पे उसकी पोस्टिंग थी बटाला कॉलोनी, वहां से नाइट ड्यूटी के बाद जब सुबह घर के बाहर पहुंचा ही है तो सुबह के वक्त ही डाकू उसको घर के दरवाजे पे ही। तो इस तरह के क्रिमिनल के साथ डील करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो अपने हवास में ही नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से उन्होंने क्या वारदात कर दी और कितना नुकसान, किसी का जानी नुकसान, उसका तो कोई मतवादल भी नहीं है। पुलिस का रिटेलिएट करना तो बड़ी दूर की बात है। अगर डाकू को ये लग जाए पता ना कि ये आगे से मुझे रिस्पॉन्स करेगा, वो तभी गोली मार देते हैं। उसी तरह ये पब्लिक की भी अब 25 के अराउंड बंदे अभी तक जो डाकू मार चुके हैं ये 9 महीने के अंदर। आप पिछले सालों में चले जाएं तो कभी साल में 1-2 लोग थे तो डाकू को मार देते थे, जब डाकू को लगता था बिल्कुल ही कि अब ये मुझे ही मार देंगे तब। अब ये गोना गांव है, उसके करीब ना एक जा रहा था, पिकअप का ड्राइवर था और उसके पास सिर्फ 2200 रुपये थे, 2200। वो डाकू ने छीना, उसने कहा यार मेहरबानी करें, सारा दिन मैंने यही कमाया। वो आगे से थोड़ा सा उसने मजामत की, रेजिस्टेंस की। 3 डाकू थे, उसको वैसे भी मार सकते थे, लेकिन देखो उन्होंने फौरी गोली मारती, मर गया बेचारा, एक्सपायर हो गया मौके पे ही। इस तरह के बड़ा ये सारा जो जराइम हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी बड़ी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह ये नारकोटिक्स का इस्तेमाल है, खास तौर पे आइस नशे का। इसको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। और पब्लिक जब तक बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगी पुलिस पे ट्रस्ट करके उसको करने का, क्योंकि हमारे पास बहुत कम हमारे इदारे के पास सोर्सेज होते हैं। पुलिस अपना अनथक मेहनत भी करती है, किरदार अदा करती है, पूरी हिम्मत के साथ हर जुर्म पे काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन शहरियों का जब तक उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सूरत हाल को मजीद हम बेहतर नहीं बना सकेंगे। अपनी अपनी जिम्मेदारी को हम सबको भी समझने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने प्रोग्राम में वक्त दिया। वक्त छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हमारा बड़ा एक मेजर इशू होता है हमारी हेल्थ को लेकर। हम बड़े कंसर्न होते हैं, लेकिन आजकल हेल्थ को लेकर क्या कंसर्न होता है कि वेट रिडक्शन, किस तरह से स्लिम दिखा जाए, किस तरह से हम अच्छा अपने आप को दिखा सकते हैं, किस तरह से ये जो अच्छा दिखने की रेस है ना, इसमें हम अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर लेते हैं। सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं, ना हमारी डाइट में वेजिटेबल्स प्रॉपर होती हैं, ना फ्रूट्स होते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स को तो वैसे ही हम निकाल देते हैं कि इसकी वजह से मोटापा बहुत जल्दी आ जाएगा। और मोटापा बहुत सारी बीमारियां साथ लेकर आता है। मोटापे की वजह से लोगों को अपनी लाइफ को लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खवातीन में अगर स्पेशली अगर बात की जाए तो उनका खाना पीना, वैसे भी एक बिलीव है मेरा भी, और रिसर्च भी, डिफरेंट रिसर्च भी यही कहती है कि 80% आपका खाने पीने पर डिपेंड कर रहा होता है, 20% आपका वर्कआउट पर डिपेंड कर रहा होता है। तो आपकी बॉडी को क्या जा रहा है, आपकी बॉडी क्या खा रही है, क्या चीज़ें हैं जो कि उसकी बेस में जा रही हैं जो आपको स्ट्रांग बनाती हैं। क्योंकि खवातीन की जिंदगी में बहुत डिफरेंट तरह के फेजेस आते हैं। पहले आप अपने अम्मा अब्बा के घर होते हैं, देन आप आपकी शादी होती है, आप अपने इन लॉज के घर चले जाते हैं, और उसके बाद खातून की जिंदगी में एक बड़ा ही खूबसूरत सा फेज आता है जो कि उसकी एक्सपेक्ट जब वो करती है, उनके बेबी जब वो प्लान करते हैं, तो चाइल्ड बर्थ का पूरा एक जो फेज होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और आजकल मेजरली जो देखा जाता है कि लोग जल्दी कंसीव नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा सोशली प्रेशर भी होता है, फैमिलीज बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर लेती हैं। उसके अलावा ओबेसिटी बहुत बड़ा इशू है, मोटापे की वजह से कहा जाता है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा हमारी डेली लाइफ में, हमारी रूटीन लाइफ में मंथली हमारा जब पीरियड सर्कल मुतासिर होता है, पीसीओएस का आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। क्या पीसीओएस की वजह से कंसीव करना बहुत मुश्किल है? इसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? अपने आप को किस तरह से बेहतर रख सकते हैं? क्या हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए? और क्या शादी से पहले का जो लाइफस्टाइल है वो भी मुतासिर करता है हमारी शादीशुदा जिंदगी को, या फिर बच्चा कंसीव करने में, बेबी कंसीव करने में, या फिर किसी भी तरह की अगर हम बात करें चाइल्ड बर्थ को लेकर, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि आजकल कॉमन है? पीसीओएस का मसला बहुत कॉमन है, लोग इसके बारे में बहुत जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसे किस तरह से हम निकल सकते हैं। क्योंकि शादी होते ही पाकिस्तानी माशरे में, अगर हम अपनी कंट्री की, अपने यहाँ की बात करें, तो सबसे पहले यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब शादी होगी है तो जल्दी से बेबी प्लान कर लिया जाए। तो ये चीज़ कितना ज़्यादा प्रेशराइज करती है, फैमिलीज़ को कितना सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो उसमें क्या ब्लेम सिर्फ और सिर्फ औरत का होता है, या क्या इसमें क्या वजूहात हैं, जो फैक्टर्स हैं जो आजकल कॉमनली लोगों को फेस करने पड़े हैं? इसी हवाले से हम अपने मेहमान से बात करेंगे। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय लेनी तो बेहद ज़रूरी है, और अगर ऑथेंटिसिटी उसमें शामिल हो जाए तो आपके लिए और भी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। हमारे पास कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन मौजूद हैं, डॉक्टर उस्मा अली, कंसल्टेंट प्राइम केयर हॉस्पिटल फैसलाबाद, कंसल्टेंट DHQ एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, एंड एसोसिएट विद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और मुझे लगता है कि खास तौर पर खवातीन के माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो खुद से बेहतर फील करेंगी तभी वो अपनी ज़िंदगी के मामलात को टैकल कर सकेंगी। डॉक्टर साहबा, आजकल हमने देखा है कि कंसीव करना, बेबी कंसीव करना लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बड़ा मसले होते हैं, बड़े सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड, जिसको आजकल बैचलर बच्चियां बहुत फेस कर रही हैं, वो है पीसीओएस। ये पीसीओएस क्या है एक्चुअली, और किस तरह से इसके साथ हम डील कर सकते हैं? हमारा लाइफस्टाइल इससे कितना मुतासिर होता है? हमारी शादी से पहले और बाद की जिंदगी कितनी मुतासिर होती है इससे? एक्चुअली जीना, पीसीओएस से मुराद है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें फीमेल्स में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, आपके हार्मोन्स लेवल डिस्टर्ब होते हैं, आमतौर पर LH, FSH और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स खराब होते हैं, जिसकी रीज़न ये होती है कि आपकी फैट की डिपोजिशन जो है वो ओवरीज के राउंड अबाउट हो जाती है। उससे औरतों के जो एग्स होते हैं वो सही रिलीज नहीं होते, ना प्रॉपर ओव्यूलेशन होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, और मेंस्ट्रुएशन जब पीरियड नहीं होती, जब साइकिल रेगुलर नहीं होगा तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। आपने डिस्कस किया कि क्या वजूहात है इसकी। एक तो वजूहात है कि इडियोपैथिक कॉजेज है कि वजह मालूम नहीं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो लड़कियों की ओबेसिटी है। अच्छा। आजकल लोगों का जंक फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। हाँ। जो यंग लड़कियां जंक फूड इस्तेमाल करती हैं, उसको यूज करने की वजह से उन लड़कियों में फैट डिपोजिशन ज्यादा होती है। लड़कियां बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल जी रही हैं, वॉक नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती। अगर आप वॉक करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं,
उसकी वजह से आपकी फैट की डिपोजिशन कम होती है, प्रॉपर एग रिलीज होते हैं, ओव्यूलेशन होती है, माहवारी रेगुलर होती है, बच्चा पैदा करने में बहुत आसानी होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, जैसे कि मैंने भी अभी जिक्र किया, कि बहुत ज़्यादा अपनी डाइट को लेकर, अपनी फिजिक को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, बहुत हैवी वर्कआउट्स कर रहे होते हैं, खाने पीने में इस तरह की अशिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि बहुत अनहेल्दी डाइट जिसको हम बोल सकते हैं, कि वो आपको बाय द टाइम तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन क्या उससे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि मेजॉरिटी हमारे यहाँ अभी हमने देखा है कि अगर जहाँ पे ओबेसिटी का एक बहुत ज्यादा रुझान बढ़ रहा है, ओबेसिटी बहुत तेजी से लोगों में आ रही है, तो वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी डाइट को लेकर अनहेल्दी डाइट करते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको फिट दिखना है। इंटरनली तौर पर उनका पूरे का पूरा बॉडी सिस्टम कितना मुतासिर हो रहा है, इस चीज को जाने बगैर इसको अवॉइड हम कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या ऐसी खवातीन में भी हम देखते हैं कि ये बिल्कुल जीनत आप सही कह रही है, लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाइयाँ डिफिकल्ट हो गई हैं, आजकल लोग घर का खाना पसंद नहीं करते, बच्चे जंक फूड बहुत ज्यादा लेते हैं। आपको बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें मिल्क होना चाहिए, जिसमें एग होना चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल डाइट आप कह सकती हैं, बैलेंस्ड डाइट जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाइटामिन सबकी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए। लेकिन जो हम सिर्फ जंक फूड, बर्गर्स वगैरह यूज करते हैं, वो अनहेल्दी हो जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ कीटो डाइट पे चले जाते हैं। हाँ। फिटनेस जरूरी है, जिसमें आपका वॉक करना, जिम करना, यू शुड एटलीस्ट वर्क आउट 1 आवर अ डे एटलीस्ट, जिसमें आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, व्हाटएवर दैट कीप्स यू फिट। जैसे ही आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपकी बॉडी की अच्छी डाइट लेना, दूध लेना, बॉडी बोन्स को मेंटेन करना सब जरूरी है। बिल्कुल तो सही। डाइट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे अच्छी डाइट लेंगे तो पीरियड्स रेगुलर आएंगे, पीसीओएस नहीं होगा, ओव्यूलेशन अच्छी होगी। और ये अभी हमने देखा है कि पीसीओएस का बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया है, बहुत ज्यादा तेजी से हर दूसरी लड़की पीसीओएस का शिकार है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, डिफरेंट तरह से आपकी बॉडी पर उसका असरात नजर आते हैं, मोटापा तो आता ही आता है, उसके साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या पीसीओएस क्योरेबल है, क्या इसका इलाज किया जा सकता है? अगर है तो कितना टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, किस तरह का लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए, ताकि अगर आपकी शादी हो तो उसके बाद आपको किसी भी मैरिड लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े? पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की कॉज जो है ना, वो फैट की डिपोजिशन है ओवरीज के राउंड। जब ओवरीज की झिल्ली फैट पे जब कन्वर्ट हो जाती है, उसमें ज्यादा फैट आ जाती है, तो वही उसका कॉज है। तो उसका हल सिर्फ ये है कि हेल्दी डाइट लें, वेट को रिड्यूस करें, ताकि आपकी ओव्यूलेशन अच्छी हो और आप आगे से अच्छे तरीके से मां बन सके और आप कामयाब हो सके इस चीज में, ताकि आपको परेशानी ना हो। क्योंकि पॉलीसिस्टिक डिजीज है तो आगे डायबिटीज भी हो सकती है इन द लॉन्ग रन, एबॉर्शंस भी हो सकते हैं। और अगर हम बच्चियों को ये गाइड करें कि आप हेल्दी डाइट्स लें, तो उनके लिए बहुत अच्छा सिस्टम होगा। मतलब कि बिल्कुल बाहर की जो बेकरी आइटम्स है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, किसी भी तरह का फ्राइड आइटम्स हैं, उनको बिल्कुल बायकॉट करके अगर आप हेल्दी लाइफ की तरफ आते हो तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ओवरकम इंटरमिटेंट करना। फास्टिंग करें, हेल्दी डाइट्स लें, हेल्दी ईटिंग करें। अगर आप ब्रेड भी लेना चाहती हैं, ब्रेड ले सकती हैं, बेकरी वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपको आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, शवारमा, सलाद, आजकल बच्चों की यही डाइट हो गई है, उसको अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए। तो इससे आप पीसीओएस से बच सकते हैं और आप इजी तरीके से अपनी माहवारी को रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे बिल्कुल क्योरेबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चियों का वेट रिड्यूस करें, पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाएं, प्रॉपर स्कैन कराएं, देखें कि आपकी बच्ची को किस हद तक पीसीओएस है, ताकि आप उसके हिसाब से चलें। और ट्रीटमेंट में भी मेडिसिन, डाइट और आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है, तीनों चीजें होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप मेडिसिन पे मेडिसिन लिए जा रहे हैं और चीजें सब वही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली बच्चियां ये करती हैं कि वो डाइट मेडिसिन ले लेती हैं, डाइट को कंट्रोल नहीं करती, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती कि इसकी रीजन क्या है। जब वो उसकी बेसलाइन कॉज को जानेंगे तो उसको ट्रीट कर सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि पेरेंट्स खुद जाएं डॉक्टर के पास, कंसल्टेंट्स के पास, ताकि वो एक्चुअली नेचर ऑफ डिजीज को समझ सके। अगर नेचर को समझ जाएंगे तो डिजीज इज क्योरेबल, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हर चौथी लड़की को है और ये बिल्कुल काबिल कबूल है, ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है, लेकिन यू हैव टू हैव अ प्रॉपर मेडिकल हेल्थ। लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी एक अच्छी हेल्दी लाइफ भी है, आप अपना ख्याल भी रख रही हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट भी दिखाई दे रही है, एक नॉर्मल, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी बिल्कुल स्लिम स्मार्ट, मतलब ऐसी बॉडी है कि आपको कोई पीसीओएस का इश्यू नहीं है, आपको माहवारी आपकी आ रही है, रेगुलर है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी खवातीन हैं जो कंसीव करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? कंसीव करना कोई बीमारी नहीं है। अक्सर कपल्स में ये होता है कि अक्सर कपल्स 80% कपल्स 1 साल तक कंसीव कर लेते हैं, 90% कपल्स 2 साल तक कंसीव कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शादी बाद में होती है, कंसेप्शन के बारे में बात पहले स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग का, प्रेगनेंसी प्लान करने का। आजकल लोगों के अपने गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने का टाइम देना चाहिए।
लेकिन 90% कपल्स 2 साल में कंसीव कर लेते हैं। और हमारी मेडिकल जार्गन में ये है कि जब तक 1 साल गुजर जाए, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है, गिव देम टाइम टू कंसीव। उन्हें 1 साल तक इंतजार करना चाहिए। अगर 1 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो फिर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड गो टू अ डॉक्टर, क्योंकि 40% कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी मेल लेकिन है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब सारे का सारा ब्लेम खवातीन पे बिल्कुल डाल जी। दिया जाता है कि शायद इन्हीं में कोई प्रॉब्लम है, और मर्द हजरात को अगर कहा जाए कि मेडिकल आपको अपने किसी तरह की असेसमेंट करवानी है तो उसको बड़ा वो एम्बैरेसिंग और बड़ा शेम्ड फील करते हैं उस चीज़ को लेकर। ये अभी कितना इस चीज़ों में तब्दीली आई है या ये चीज़ें सॉरी एग्जिस्ट कर रही हैं? देखिए 40% रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी तो मेल्स होते हैं और बाकी हम कह सकते हैं फीमेल्स हैं। लेकिन हम अगर एक मेल का एक टेस्ट करा लें और वो टेस्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आगे साथ फीमेल को हम पैरेलल लेके चल सकते हैं। अगर हम 2 साल का इलाज करते रहे खातून का, बाद में हमें पता लगे कि मेल का इशू था, तो हमने अपना टाइम वेस्ट किया। इसलिए बेस्ट तो यही होता है कि मेल्स एंड फीमेल्स दे शुड बी टेकन एज टुगेदर। आप मर्द के स्पर्म्स टेस्ट कराएं और फीमेल के हार्मोन्स टेस्ट कराएं, अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान एंड और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन है, ट्यूब्स टेस्ट किया जाए। लेकिन वो डिपेंड करता है कि किसकी जरूरत है। हमें बहुत ओवर ट्रीट भी नहीं करना चाहिए और हमें अंडर ट्रीट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ये समझना है कि मर्द और औरत दोनों बच्चे के जिम्मेदार हैं। बेशक हमारी फैमिलीज का बर्डन बहुत होता है, लेकिन हमें बच्चियों को एक हिसाब से प्रेशराइज करना चाहिए और हमें उनके दोनों को मेल्स। लेकिन आजकल जैसे आपने कहा, आते हुए जमाने में पढ़े लिखे लोगों का रुझान जब बढ़ रहा है, तो ये हम लोग चीज नोट करते हैं कि अब मेल्स थोड़ा सा पहले से बेहतर की तरह टेस्ट करा लेते हैं, उतनी रेजिस्टेंस हमें नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ एक जो फैमिली प्रेशर की भी हम बात कर लेते हैं इसी के साथ, कि फैमिली को कितना ज़्यादा सपोर्टिंग होना चाहिए अगर आपकी डॉटर इन लॉ को किसी भी तरह का कोई मेडिकल इशू है या फिर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि फैमिली इन सब चीज़ों में बड़ा इन्वॉल्व होती है। फैमिली का सपोर्ट आपका, अगर मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है तभी आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रह सकती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और चाइल्ड बर्थ, जहां पे एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा हसीन सा एक्सपीरियंस होता है। एक औरत की पूरी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर से गुजरते हुए प्रेगनेंसी का पूरा जो अरसा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तब्दीलियाँ, उसकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती है जिसको उसे फेस करना होता है। मूड बहुत स्विंग हो रहा होता है इस पूरी सूरत हाल में। और इससे पहले भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो इसमें फैमिली का एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनकी सपोर्ट, डॉक्टर साहब वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर मदर इन लॉज की तरफ से ये प्रेशर कि ओहो अब तो शादी हो गई है तो फौरन से बेबी प्लान कर दो। खवातीन पे ये प्रेशर भी क्या वजह बनती है लेट कंसीव करने की? टाइम देना चाहिए बच्चियों को। जो बच्चियां नए घर में आई हैं, दे नीड टाइम टू एडजस्ट। फैमिली के साथ माहौल चेंज हुआ है, घर चेंज हुआ है, गिव देम टाइम। जैसे मैंने पहले कहा कि 1 साल का टाइम देना चाहिए, उसमें वो कंसीव ना करें, फिर मेडिकल हेल्प पे जाना चाहिए। लेकिन 1 साल तक मोस्टली लोग 90% ऑफ द कपल्स दे कंसीव, तो उससे पहले हमें किसी मेडिकल हेल्प में बच्चियों को मुश्किलात में नहीं डालना चाहिए। बाकी इनफर्टिलिटी तो जरूर है, लेकिन कंसीव मोस्टली लोग कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो कंसीव कर जाते हैं उनके लिए अब आप थोड़ा सा गाइड करें कि किस तरह का उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, और अगर वो कंसीव कर रहे हैं तो उनका पूरा प्रेगनेंसी पीरियड वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी हम घरों में देखते हैं कि डे 1 से ये स्टार्ट हो जाता है। बात है कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो आपको घर के काम काज करें, आप बैठ के जो है वो मोब भी लगाएं और सब चीज़ें करें ताकि आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो ये भी बहुत सारी ये मिथ्स हैं या इसमें कोई रियलिटी देखिए, है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि खातून को अच्छी डाइट खानी चाहिए। अच्छी डाइट से मुराद है कि जिसमें आपका एग है, आपका दूध है, आपके मल्टी वाइटामिन्स हैं, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, मील लेना चाहिए जिसमें रोटी, चावल, कार्ब्स वगैरह, आलू। डाइट को अच्छा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर डाइट अच्छी होगी तो माँ और बच्चे की सेहत अच्छी होगी। सेकेंडली, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। माओ को कम से कम स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस का आपके मूड का, आपके खाने पीने पर बहुत असर है। अगर आपका मूड अच्छा नहीं, आप नहीं खाना खाएंगे। अगर आपका मूड अच्छा है, आप ठीक खाना खाएंगे। बच्चे का डायरेक्ट इस चीज पे इफेक्ट होता है। थर्ड ऑफ ऑल ये कि आपके मल्टी वाइटामिन होने चाहिए। मल्टी वाइटामिन में फॉलिक एसिड फॉर द फर्स्ट 12 वीक्स, पहले 12 हफ्ते, 3 महीने बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे का दिमाग और उसकी ऐसे प्रॉब्लम्स उसमें ना आए और बच्चे की समझ ले के दिमाग और उसकी हड्डी जो है वो सही तरीके से बन सके, उसको उसकी जरूरत है। और मल्टी वाइटामिन में आयरन, कैल्शियम, ये आपको रेगुलर लेना है। अगर आप आयरन लेंगी तो जैसे बच्चियां अक्सर है वो गोश्त नहीं खाती, कीमा नहीं खाती, बोटी से स्मेल आती है, तो उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। एप्पल का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए ताकि अच्छा खून बने, बाद में खून लगने की परेशानी ना हो। और थर्ड ऑफ ऑल ये है कि आपको मल्टीविटामिन में कैल्शियम भी लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए रेगुलर, ताकि बच्चे की बोन्स फॉर्मेशन हो। तो अगर माँ
अच्छा खाएगी, माँ अच्छा सोचेगी, अच्छे मल्टीविटामिन लेगी और रेगुलर प्रॉपर चेकअप्स कराएगी। जैसे बहुत सी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चे के अंदर नुक्स पिक हो जाते हैं, टाइमली उन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, तो एक हेल्दी माँ एक हेल्दी बच्चा पैदा कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। और ये नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आप क्लियर कर दें देखने वालों के लिए कि इनमें क्या डिफरेंस है, और क्या ये ज़रूरी है कि हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं हमें ऑपरेट की तरफ ही जाना है, या फिर नॉर्मल डिलीवरी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है? देखिए वैसे तो हर डिलीवरी को नॉर्मल ही होना चाहिए, तो हर डिलीवरी नॉर्मल ही होती है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि मसले मसाइल क्या है। क्या किसी वाकई किसी ठोस वजह से सर्जरी की जा रही है, जैसे किसी को तो ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो गया, क्लैम्पशिया प्रॉब्लम होती है, उसमें सर्जरी हो जाती है, जैसे कि किसी मरीज को डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई। जेन्युइन वजूहात की वजह से सर्जरी हो तो इट इज़ जेन्युइन होनी चाहिए, लेकिन पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि हाँ अगर कोई रीज़न नहीं है, जैसे आजकल लोग पेन नहीं लेना चाहते, लोग कहते हैं दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहते, हमारी सर्जरी कर दें, तो डॉक्टर्स को ये गाइड करना चाहिए कि आपको बिला वजह ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो सर्जरी से बहुत बेहतर है, अगर बशर्ते ये कि हाँ कोई ऐसी मजबूरी नहीं है जिसकी वजह से कंसल्टेंट आपका ऑब्वियसली वो समझदार है, अगर अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो वो आपकी सर्जरी जेन्युइन रीजन पे ही करेगा। कभी बच्चे ने पखाना कर दिया है, कभी बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं है, कभी बच्चे का पानी ठीक नहीं है, कभी और नीचे है जिसको प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, उन सब रीजंस में किसी के 2 से 3 ऑपरेशन है तो फिर तो सर्जरी होनी है। हाँ। लेकिन वैसे हर डिलीवरी नॉर्मल ही होनी चाहिए अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और जहां तक आपने सवाल किया, देखिए अगर हम समझते हैं कि कोई मरीज चाहता है कि मेरा ऑपरेशन कर ले, तो उसके बरक्स आप नॉर्मल डिलीवरी के साथ एपिड्यूरल लगा दें। एपिड्यूरल होती है पेनलेस डिलीवरी। ओके, एपिड्यूरल का थोड़ा सा और मजीद कर दें कि एपिड्यूरल बहुत सारे लोगों में ये भी है कि नहीं आपको लगवाना चाहिए, या बहुत सारे लोग लगवा लें तो कहते हैं कि हमारी बैक का बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये क्या वाकई ही ऐसा कोई चीजें हैं या इसका क्या नुकसान या क्या फायदा है, थोड़ा सा ये बताइएगा। देखिए एपिड्यूरल ना लगवाना बिल्कुल एक मिथ है। एपिड्यूरल बेसिकली क्या करता है कि अपनी रीढ़ की हड्डी के पीछे वाले हिस्से में आप एक टीका लगवा लेते हैं जो आपके नीचे वाले धड़ को सुला देता है, उसके से आपको पेन महसूस नहीं होती। अगर हमारी बच्चियां जो नहीं चाहती कि हमें नॉर्मल डिलीवरी की दर्द महसूस हो, एपिड्यूरल लगवा लें। अगर वो देखें दर्द बर्दाश्त कर सकती हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, दे कैन हैव इट। अगर वो समझती हैं कि नहीं हमने दर्द बर्दाश्त नहीं करनी और उसकी खातिर वो सर्जरी करा रही है तो एपिड्यूरल लगवाएं। एपिड्यूरल एक रीढ़ की हड्डी के पीछे वाले हिस्से में इंजेक्शन है जो कि आपकी दर्द की फीलिंग को खत्म कर देता है। दर्द अच्छा, मैंने भी अपनी फैमिली में बहुत बार ना बहुत सारी फैमिलीज मतलब एक ही खानदान में रिलेटिव से सुना हुआ है कि नहीं ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए, इसकी वजह से बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं रीढ़ की हड्डी से, खुदा ना खास्ता कोई आपको उससे पानी या ब्लड जो भी लिया तो उसके बाद खातून के लिए अपने बच्चे को संभालना, अपने डेली रूटीन में लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको बैक के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, हड्डी अंदर की तरफ जाने लगती है, फलां बहुत सारी चीजें हैं। इनमें कितनी सदाकत है, क्या थोड़ा बहुत ही इम्पैक्ट करता है हमारे लाइफस्टाइल को? देखिए इसमें कोई सदाकत नहीं है। बेसिकली एपिड्यूरल आपकी रीढ़ की हड्डी के जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें इंजेक्शन होता है, जबकि हम जो स्पाइनल लगाते हैं जिसमें हम आपका ऑपरेशन करते हैं वो तो हड्डी के दरमियान हम जो स्पेस है वहां पर इंजेक्शन लगाते हैं। तो एपिड्यूरल तो उससे भी बैरूनी तौर पर है, तो वो इंजेक्शन तो हड्डी के अंदर गया ही नहीं, उसका तो हड्डी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम एक्चुअली दूध सही नहीं पीती, ना औरतों ने दूध पीना है, ना उन्होंने प्रॉपर मल्टीविटामिन लेने हैं। देखिए ना फिर हर दफा बच्चे को दूध पिलाती है, माहवारी आती है, माँ बनती है, उनसे उनका जिस्म कमजोर होता है। तो उनको चाहिए कि वो उस चीज पे इंप्रूवमेंट करें, बजाय कि वो इस चीज पे फोकस करें कि हमें इसकी वजह से कमर में दर्द है। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, दूध लेते हैं, तो एपिड्यूरल का कोई नुकसान नहीं है, बजाय कि उसकी जगह सर्जरी कराना। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी खवातीन को पहले से ही डायबिटिक पेशेंट होती हैं, ब्लड प्रेशर का इशू होता है, या किसी भी तरह की अगर आपको कोई मेडिकल आपकी हिस्ट्री रह चुकी है, तो उनको किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए? क्या चीज़ें हैं जो उनको स्पेशली उन चीज़ों को ज़रूर नोटिस में रखना चाहिए, मलूज़ खातिर रखते हुए उन्हें अपनी डाइट में, और इसमें डाइटिशियन से कंसल्ट करना कितना ज़रूरी है ताकि वो आपको बता सके आपकी बॉडी की कंडीशन के लिहाज से कि आपको इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, आपका ये लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपका स्लीपिंग सर्कल ऐसा होना चाहिए, आपका पूरे का पूरा डे टू नाइट आपका एक रूटीन सेट हो। और उसमें बहुत सारी लड़कियां आजकल देखते हैं कि जैसे ही पता चला कि कंसीव कर रही हैं बेड रेस्ट पे चले जाती हैं, वो कितनी खतरनाक चीज़ है। देखिए जो डायबिटीज है ना, जिन लोगों को एक टाइप 1 डायबिटीज है, जिनको तो पहले से मालूम है कि हमें शुगर है, उनको तो पहले अपने शुगर स्पेशलिस्ट के पास जाना है, दवाइयां ले रही हैं तो उसको बंद करना है। प्रेगनेंसी में शुगर की दवाइयां नहीं ली जाती, इंसुलिन ली जाती है और उसको शुरू से ही मैनेज किया जाता है। एक चीज होती है जेस्टेशनल डायबिटीज जो हमल में हो जाती है, वो हमल के मोस्टली 7वें 8वें महीने में होती है, उसके लिए हम इंसुलिन दे देते हैं, या कुछ लोगों को डाइट कंट्रोल करने से, या कुछ लोगों को ग्लूकोफेज, और वो डिलीवरी
डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है? बिल्कुल, जैसे बच्चा पैदा होता है वो ठीक हो जाती है। ठीक है। तो इसके लिए तो ये कि अगर आपको पहले से मालूम है तो आप पहले से डॉक्टर के पास चले जाएं। अगर 7वें 8वें महीने हुई है तो मीठी चीजें ना खाएं, आप इस चीज़ों को अवॉइड करें, इंसुलिन या वॉक जिससे वो ठीक होती है उससे कंट्रोल कर लें। जहाँ तक ब्लड प्रेशर का सवाल है वो भी ऐसे ही है, कुछ लोगों को हमल से पहले ब्लड प्रेशर होता है, जिनको पहले है वो डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करें डॉक्टर को कि भी मुझे ब्लड प्रेशर है, वो गोलियां वो स्टार्ट कर देंगे। जिन लोगों को हमल के अंदर 7वें 8वें महीने में जिसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं वो है तो उसके अकॉर्डिंगली दवाई ले लें। ये सब चीजें काबिल कंट्रोल है, अगर आप टाइम पे डॉक्टर को दिखाते हैं, रेगुलर चेकअप्स करते हैं तो फिर आपको मुश्किलात नहीं आएंगी। बिल्कुल ठीक है। और इसमें सेल्फ मेडिकेशन उसका कितना इंपॉर्टेंट किरदार होता है? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि अगर थोड़ा बहुत कोई सर दर्द है, बुखार है या किसी भी तरह से आप बॉडी पेन फील करते हो तो आप कोई ना कोई खुद से टैबलेट ले लेते हो, तो प्रेगनेंसी में क्या ये सेफ ऑप्शन है या नहीं? देखिए पैराडोल वगैरह तो प्रेगनेंसी में आप ले सकती हैं, वो कैटेगरी ए में आती है, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि मरीज को चाहिए कि वो हर महीने अपने डॉक्टर को रेगुलर दिखाए ताकि उसका रेगुलर चेकअप हो, बच्चे की ग्रोथ के बारे में कोई प्रॉब्लम्स है उसको पिक किया जा सके, और इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जब पेशेंट को आए तो डॉक्टर से राब्ते में रहे ताकि कोई ऐसी मेडिकेशन ना कर ले जो उसके बच्चे और उसके लिए नुकसानदेह हो। हेल्दी दवाइयाँ लेना, हेल्दी चीजें खाना, गुड डाइट लेना, और अपने डॉक्टर जैसे डॉक्टर का भी पेशेंट के साथ अच्छा ताल्लुक हो तो पेशेंट अच्छा फील करते हैं। बहुत सी बातें वो वैसे पूछ कर जैसे पैनाडोल वगैरह सिंपल दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, वो सेफ नहीं होती। कभी को हम अनसेफ मेडिसिन ले लेते हैं तो हमारे बच्चे को खतरा भी हो सकता है। अच्छा, मेडिकेशन से एक चीज़ और मेरे जहन में आई, मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल लोग जिम वगैरह करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो उसके साथ सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्या सप्लीमेंट्स लेने की वजह से भी आपको आफ्टर मैरिज कंसीव करने में इश्यूज आते हैं अगर किसी भी तरह के? क्योंकि आजकल मार्केट में है तो आपको नहीं पता है कि वो कितना ज़्यादा हाइपोटेंसी है या उससे कितना ज़्यादा आपको उस टाइम पे आपकी बॉडी के लिए फिजिकली तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन इंटरनली वो आपके लिए कितने हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, उस हवाले से देखिए फॉलिक एसिड तो 3 मंथ शादी से पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए, इट्स गुड, क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चे की दिमाग की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अगर आपने वो लिया हुआ है तो बच्चे की न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट अच्छी होती है और वो बच्चों के लिए अच्छा है, पेट में आने वाले बच्चे के लिए। बाकी सेल्फ मेडिकेशन की कोई खास जरूरत और नहीं होनी चाहिए, विटामिन डी और कैल्शियम आप ले सकते हैं, उससे आपकी बोन स्ट्रॉन्ग डॉक्टर साहब हम अपनी बात को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त है, तो हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। खवातीन की सेहत बेहद ज़रूरी है और जब वो कंसीव कर रही होती हैं तो उस टाइम पे अपना ख्याल रखना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग़िज़ाइयत के लिहाज से और ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या खा रहे हो, उससे आपका बेबी कितना ज़्यादा हेल्दी है और उसकी वजह से। लेकिन बहुत सारी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी का एक पीरियड स्टार्ट होता है तो लोगों को जो क्रेविंग्स होती हैं, हर किसी का अलग अलग मूड होते हैं तो मूड भी स्विंग होते हैं, लेकिन उसके साथ क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उन क्रेविंग्स को कंट्रोल करना चाहिए या जब भी रात के टाइम में, लेट नाइट, सुबह में, जब भी आपका दिल चाहे आप कुछ भी खा सकते हो। लेकिन उसका ये एक बहुत बड़ी वजह मैंने देखी है कि जब आप बहुत ज़्यादा खाते रहते हो और कुछ ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपकी बॉडी बेहतर अंदाज से शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती और बाद में आपको मोटापे का सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ें हैं, जो प्रेगनेंसी की क्रेविंग्स होती हैं, क्या ये हर क्रेविंग पे कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए या इसमें थोड़ा सा खुद पे सब्र भी रखना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम डिलीवरी के बाद के मोटापे से बच सकें? क्योंकि खवातीन में ये भी एक बहुत कॉमन इशू है कि जब आप चाइल्ड बर्थ होती है तो उसके बाद आपका बॉडी बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अपनी डेली रूटीन को कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए हेल्दी लाइफ के लिए तो हेल्दी ईटिंग है। अगर आप एक माँ है तो आपके पेट में एक बच्चा है तो ऑब्वियसली आपको दोनों चीजों का ख्याल रखना है, माँ का भी और बच्चे का भी। तो हेल्दी ईटिंग मीन्स के एक बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एक प्रॉपर मिकदार के साथ हो। ऐसा 30-40% आपकी डाइट में कार्ब्स हो, 30% आपके पास प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, फैट्स हो। ये नहीं है कि आप सिर्फ कार्ब्स खा रहे हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ फैट्स खा रहे हैं। तो जब क्रेविंग की बात कर रही है, देखिए क्रेविंग जरूर होती है, ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वैसे तो हेल्दी ईटिंग ये है कि बार बार थोड़ा थोड़ा खाएं, पोर्शंस में खाएं, बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल खाएं, हेल्दी खाएं। अगर आप बेबहा खाते रहेंगे तो बाद में इतने मोटे हो जाएंगे कि डिलीवरी के वक्त कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, वेट 100 एंड अबव हो जाएगा तो फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिलीवरी के दौरान माँ के मरने की जो है वो रेशो बढ़ जाती है, क्योंकि जितना माँ मोटी हो जाती है एक्चुअली प्रेगनेंसी में आपका खून जमने की सलाहियत बढ़ जाती है। अच्छा, तो जितना आप ज्यादा वेट करेंगे आपकी कॉम्प्लिकेशन, मतलब आपका वेट बढ़ता चला जाएगा, आपका ब्लड फ्रीज होना शुरू हो जाएगा तो उससे आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी और खुदा ना खास्ता आपकी जान भी जा सकती है, आप एक्सपायर हो सकती है। बिल्कुल, अगर मोटापा होगा तो उसमें ये होता है कि आपका खून जमने लगता है। उस खून को कहते हैं कि वो खून के जो क्लॉट्स हैं वो जाके आपके सांस की नाली में फंस सकते हैं, उसको एम्बोलिज्म कहते हैं, एम्बुलाई बन सकते हैं।
आपको देखिए वेट हर चीज एक प्रोपोर्शन होनी चाहिए। ये हमारे मुल्क में ऐसा है मिथ है कि जी जैसे प्रेग्नेंट हो या बेड रेस्ट पे चले जाएं। हालांकि प्रेगनेंसी में अपने घर के छोटे मोटे काम करना, और वॉक करना, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल। एक फेज है। आपको बिल्कुल रेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको बल्कि काम करना चाहिए, रूटीन का काम करते रहना चाहिए, बस थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। देखिए हामला औरत जो है ना वो परेशान या बीमार हाँ। नहीं है। प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, एक स्टेट ऑफ है। आपकी बिल्कुल लाइफ में सही। एक स्टेट आया है, आप माँ बनने वाली हैं, अल्लाह आपको जिंदगी वाली औलाद दे, एक अच्छा टाइम है, उसके लिए आप हेल्दी काम करें, जिंदगी में चलें फिरें, वॉक करें, जिम करें, माइंड थोड़ा बहुत हल्का सा योगा कर सकती हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकती है। हाँ, हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, हाँ, हैवी क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। लेकिन वॉक करना जो हमारे यहाँ कि प्रेग्नेंट हो गई और बेड पे लेट गए, दैट इज नॉट लाइक दैट। हाँ हाँ, आपको वॉक करते रहना चाहिए और अच्छा खाना पीना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ साथ थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेडिकल चेकअप टाइम टू टाइम वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो कितना ज्यादा आपको हेल्प आउट करता है चीजों के साथ टैकल करने में। मूड बहुत स्विंग हो रहे होते हैं, हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं। इसकी वजह से ये क्या एक नॉर्मल की रूटीन चीजें हैं, हार्मोनल्स का चेंज होना और मूड स्विंग्स होना और फिर इस तरह के मेडिकल चीजों का इश्यूज आना, ये सबके साथ ही है, नॉर्मल है। किसी एक ऐसा तो नहीं कि कुछ मखसूस कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि लोग इसको बहुत ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो ये सब चीजें के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। देखिए प्रेगनेंसी में मूड का फ्लक्चुएट आना, गुस्सा आना, उल्टी आना, कब्ज होना, मैदे का जलना, ये सबके साथ है, ये नॉर्मल सिम्टम्स ठीक है। ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ये सिम्टम्स लेके आते हैं। उसके लिए माँ की मदद करनी चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए, उसको उसकी थोड़ी बहुत दवाई दे देते हैं। ये हार्ट बर्न है तो कुछ सिरप दे देते हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन है कुछ सिरप दे दिया या कुछ टोटके इस्तेमाल कर लिए, ये करना है। मूड फ्लक्चुएशंस तो आती हैं क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तो उसकी वजह से कोई परेशानी की बात नहीं है कि सब लोगों में आता है। अच्छा, ये भी बड़े एक डिबेट हमारी फैमिलीज में चलती होती है कि अच्छा आप जब भी कंसीव कर रहे हैं तो लोग कहते थे अच्छा बेटा होगा, कुछ लोगों को बेटी चाहिए, किसको बेटा चाहिए, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशात है, हालांकि ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है। तो इस टेंशन की वजह से अक्सर खवातीन मिसकैरेज जैसे फेज से भी गुजर जाती हैं। तो मिसकैरेज होने के पीछे की क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या ये स्ट्रेस का होना होता है, आपका अगेन वही लाइफस्टाइल, आपका डाइट, आपका फिजिकल एक्टिविटी और हर तरह से आपका फैमिली प्रेशर? हालांकि वो अपनी खुशी एक्सप्रेस शायद कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस खातून के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमने देखा है कि मिसकैरेज जैसे एक खौफनाक पीरियड से खवातीन को गुजरना पड़ता है। देखिए जीनत, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ये इस फोरम पे बैठकर जरूर जवाब देना चाहूंगी कि जो लड़का है वो भाई आपकी बहू, आपकी बेटी के हाथ में बिल्कुल नहीं है। जो लड़का या लड़की है वो आपके बेटे पे डिपेंड करता है। ये वाई क्रोमोसोम्स बताते हैं कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। फिर बराए मेहरबानी अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को प्रेशराइज ना करें। एक तो अल्लाह की देन है, बेटी अल्लाह की रहमत है, लेकिन हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं उसमें से मेजॉरिटी पीपल अब हमें बताते हैं कि बेटी है तो दे डोंट वांट टू लिसन, वो सुनना ही नहीं चाहते कि कह दें बेटी। मतलब अभी भी हमारे माशरे में एग्जिस्ट करता बिल्कुल है, हमारे माशरे में अभी भी बहुत एग्जिस्ट करता है ये। वी रियली फेस दिस प्रॉब्लम कि हम बेटी का बता दें, लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं। देखिए ये आपकी बेटी का कसूर नहीं है, आप उसको मिसकैरेज की तरफ ले जाते हैं कि फिर बेटी फिर बेटी फिर बेटी। देखिए अल्लाह की देन है। प्रेशर इतना होता है कि खवातीन में मिसकैरेज की रेशियो इसकी वजह से बढ़ जाए? देखिए मिसकैरेज इसकी वजह से ऐसा तो नहीं बढ़ता, लेकिन इतना जरूर है कि लोग परेशान होते हैं, माँ स्ट्रेस पे रहती है, जब माँ स्ट्रेस पे होती है उसकी डाइट खराब हो जाती है। हमें ये बताना है, हमें ये लोगों को गाइड करना चाहिए कि जो लड़का है वो स्पर्म्स पे डिपेंड करता है। लड़के के लिए, लड़की के लिए एक्स वाई क्रोमोसोम्स की बात है कि कौन सा क्रोमोसोम आएगा। लड़की ने तो हमेशा एक्स एक्स ही देना है। लड़की के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लड़के के अंदर एक्स वाई होते हैं। अगर एक्स एक्स का मिलाप है तो लड़की बन जाएगी, अगर एक्स वाई का मिलाप है तो लड़का बन जाएगा। तो लड़की के तो बस में ही नहीं है, फिर आप अपनी बहू से किस बात का गिला करते हैं, बेटी से। इसलिए कोशिश करें कि इस चीज को लोगों को कम करना चाहिए और ये बहू को प्रेशर नहीं देना और चाहिए। मिसकैरेज की क्या वजूहात हो सकती हैं वो भी थोड़ा सा बताएं, और ये भी बताइएगा कि मिसकैरेज अगर हो जाता है किसी लेडी के साथ, इस तरह का फेज आता है उसकी लाइफ में, तो उसके बाद कंसीव करने में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके बाद का उसको किस तरह से ख्याल रखना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो कंसीव करे तो एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करे? देखिए फर्स्ट 3 मंथ्स में जो मिसकैरेजेस होते हैं मोस्टली वो तो बच्चे के अंदर अक्सर क्रोमोसोमल जीनियाती नुक्स होते हैं कि बच्चे ठीक बने ही नहीं होते, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से वो जाया हो जाते हैं। जो 3 माह से 6 माह तक के बच्चे हैं वो अक्सर तब पैदा होते हैं जब माँ की बच्चेदानी जरा कमजोर होती है, बच्चेदानी का साइज छोटा होता है, वो बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसके लिए मोस्टली हम टांका लगा देते हैं। उसे सर्वाइकल सर्कलाज कहा जाता है, वो लगा दें तो अक्सर बेशतर हमल टाइम पर एंड तक पहुंच जाते हैं।
बाकी इस तरह के मसले हैं कि माँ को शुगर होगी, उसको नहीं पता लगा तो बच्चा पेट में फौत हो गया, ब्लड प्रेशर का नहीं इग्नोर नहीं किया, नहीं चेकअप कराया तो माँ का ब्लड प्रेशर खराब हो गया, झटके लग गए, इसे क्लेम्शिया कहा जाता है, उससे माँ मर जाती है। एक्चुअली जब पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास टाइम पर नहीं जाते, प्रॉपर मेडिकल हेल्प सीख नहीं करते, पूरा अगर आप पूरे के पूरे टाइम पीरियड को अच्छे से गुजारना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है, डाइट का ख्याल रखना है, डॉक्टर के पास जाना है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि फैमिली को सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। फैमिली का सपोर्ट और उनका प्यार बहुत हेल्प करता है एक लेडी के लिए इस पूरे टाइम पीरियड को गुजारने के लिए। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खवातीन के हवाले से हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक आगाही पहुंचाई जाए, क्योंकि खवातीन घर का एक ऐसा या हमारे सोसाइटी का कहने के एक ऐसा मेजर पार्ट है कि अपना ख्याल कम रखती हैं और अपने इर्द गिर्द अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखना वो अपना फ़र्ज समझती हैं। फ़र्ज होता भी अच्छा भी लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का, अपने मदर इन लॉ का या फिर अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आपकी हेल्थ होगी, आप अच्छा फील करेंगी, तभी आप दूसरे का ख्याल रख सकती हैं। और बहुत हमारी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आते हैं। पहले शादी से पहले तो हम अपने घर में अपने रूटीन में रह रहे होते हैं, फिर शादी होती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनके साथ आपकी लाइफ कैसी होती है, फिर उनके साथ अपने किस तरह से चीज़ों को कंटिन्यू करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अपना ख्याल ज़रूर रखें। और बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि कंसीव कर रही हैं, जिनका प्रेगनेंसी का एक पीरियड चल रहा है, तो उनको बड़ा ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखें, अपने खाने पीने का, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी, एक तो आपको ख्याल रखना है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी ना हो कि आपके बेबी को प्रॉब्लम हो, लेकिन एक्टिविटी ज़रूर करें, बिल्कुल बेड के साथ लग जाना, क्योंकि प्रेगनेंसी अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है, निमत है, ना कि कोई बीमारी है कि आप उसका बहुत प्रेशर लें और बिल्कुल अपना हाथ पैर छोड़ दें। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में 9 मंथ में डॉक्टर साहिबा कितनी बार डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, कब कब विजिट करना चाहिए? और ये अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो फटाफट भागे डॉक्टर के पास। थोड़ा सा सब्र तहम्मुल भी रखना चाहिए, थोड़ा सा खुद को भी चीज़ों को फेस करना चाहिए। हर चीज़ ये नहीं है कि आप हर टाइम पे मेडिसिन ही खाते रहें या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं। तो क्या मंथली इसमें जाके आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? कितने टाइम के बाद करना चाहिए? देखिए, सबसे बेस्ट तो है कि जब आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो आपको टाइमली फॉलिक एसिड शुरू करा दें। और अगर कोई चीज़ आपको ऐसी दवाई खा रही है जिसमें हमल नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई दवाइयाँ भी होती हैं जिनमें हमल मना होता है, डॉक्टर आपको बता सके। अच्छा। ताकि आपको वक्त पहले हमल प्लान करने से पहले जाएं, हमल होने के बाद चाहिए तो आपको ये कि आप रेगुलर जाएं आफ्टर एवरी 1 मंथ, ताकि आपकी प्रॉपर मेडिकेशन होती रहे, आपका फॉलोअप होता रहे, बच्चे की ग्रोथ देखी जा सके। ऑलमोस्ट 8 मंथ तक तो ऐसे ही है। उसके बाद 3 वीक्स बाद बुलाया जाता है, फिर 2 वीक्स बाद बुलाया जाता है, जिसके हिसाब से जरूरत है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप जल्दी भी जा सकते हैं, नहीं है तो आप थोड़ी देर बाद भी जा सकते हैं। लेकिन रेगुलर अच्छी जगह से चेकअप इज कंपल्सरी, ताकि आपका और आपके बच्चे का ख्याल रखा जा सके। और डिलीवरी टाइम के बाद जब डिलीवरी हो जाती है, और मोस्टली जैसे कि अभी तो ज़्यादातर यही हर किसी को देखे तो 10 में से मेरा ख्याल 7-8 खवातीन वही होती हैं जो कि सी सेक्शन की तरफ जाती हैं। तो उसमें उस केस में अपना ख्याल रखना और प्रॉपरली डॉक्टर को विजिट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? डिलीवरी के बाद भी ये कितना टाइम के लिए ये पूरे का पूरा अरसा चलता है? ये देखिए, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि एक गैप दूसरी डिलीवरी में 2 साल का गैप होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी हो या सर्जरी, आप एक्सटर्नली तो ठीक होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, आजकल अच्छे तरीके से सर्जरी की जाती है तो आप ओके हैं। लेकिन माँ की जो अंदरूनी सेहत है, माँ के जो अंदर सारा लॉस हुआ है, माँ ने 9 महीने बच्चा पैदा किया है, फिर उसको पीरियड्स आते हैं। अच्छा, इस चीज को कितना रिकवरी टाइम कितना होता है जब आपका ऑपरेट हो गया है? तो जारी बात है कि आपका बॉडी में एक पूरे का पूरा आपका स्किन जारी बात उसको कटती है, अंदर से पूरे का पूरा एक सिस्टम है मेडिकेटली जो डैमेज होता है, मैं तो इसको कहूँगी डैमेज होता है, फिर रिपेयर होता है। तो इसका कितना रिकवरी टाइम कितना दिया? आइडली तो 3 to 6 मंथ्स में माँ बहुत बेहतर हो जाती है। जो इंटरनल आपने कहा जैसे मसल्स कट होते हैं, मसल्स हील्स होते हैं, तो 6 मंथ्स तक तो ऑलमोस्ट हीलिंग हो जाती है। लेकिन आइडली गैप 2 इयर्स होना चाहिए। उसकी पहली रीजन तो ये है कि माँ बिल्कुल फिट हो जाए, उसकी सारी हेल्थ वापस हो जाए, जो उसने सारा कुछ लॉस किया, आयरन लॉस किया है, कैल्शियम लॉस किया है, बॉडी वीक हुई है, बॉडी स्ट्रेंथ गेन कर ले। और दूसरा, जो आपका बच्चा पैदा हुआ है उसको माँ का दूध दे। माँ का दूध से अच्छा कोई दूध नहीं है। जो हम लोग डब्बे का दूध दे देते हैं, वो समझ लें कि आप असल नेमत को बच्चे से दूर करके उसको वो पिला देते हैं। और बहुत बड़ा मिथ है कि माँ कहती है मुझे दूध आता ही नहीं है। भाई, आप दूध पिलाएंगे तो दूध आएगा ना। दूध का तो तरीका ये है कि जब बच्चा निपल्स को सक करेगा तो दूध आएगा। तो आप वक्त गुजारें, बच्चे पर मेहनत करें।
पीपल वांट एज जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन जल्दी जल्दी वाला काम नहीं है। मदर फीडिंग को मतलब आप बिल्कुल। ज्यादा रिकमेंड करेंगे कि बिल्कुल, मदर मदर फीडिंग फीडिंग पे जाना चाहिए, ना कि डब्बे के दूध पे बच्चे को रखें, उससे उसकी भी हेल्थ बहुत ज्यादा बिल्कुल। मुतासिर लेकिन होती है। डब्बे का दूध तो ऐसे है जैसे आप बच्चे को ब्रायलर खिला रहे हैं, और अगर आप बच्चे को माँ का दूध देंगे तो जैसे आप देसी मुर्गी दे रहे हैं, आप बच्चे पर मेहनत करें। हाँ, बच्चे का दूध जो माँ का दूध दिया जाता है उस पर मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, बच्चे को भी सब करने में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। जो उसमें ग़िज़ाइयत है, जो सेहत है, वो डब्बे के दूध में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि आप माँ का दूध ही बच्चे को दें, और 2 साल का वक्फा करें ताकि आपकी सेहत भी नॉर्मल हो जाए। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी भी चाहते हैं, किसी को ऑपरेशन किसी वजह से हो गया है, कोई ऐसी वजह जिसके बाद नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन हो, तो वो भी हो सके, जिसे वी बैक कहा जाता है, बिल्कुल कि ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर सर्जरी। और डिलीवरी के बाद किन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल खवातीन को रखना चाहिए ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, उसको अडॉप्ट कर सके? देखिए, अच्छी माँ होगी तो घर का माहौल अच्छा होगा, बच्चों के साथ अच्छा सलूक करेगी, अच्छी माँ अच्छी तरबियत करेगी, अच्छी नेशन बनाएगी, वो सब तभी है जब माँ हेल्दी होगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि माँ को अच्छी डाइट लें, दूध का इस्तेमाल, ग़िज़ा का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल, अच्छी डाइट का इस्तेमाल, अच्छी वाइटामिन। अच्छा, ये हम सिर्फ माँ की बात करी जा रही है इसमें क्योंकि मियाँ बीवी ये दोनों पार्टनरशिप के साथ चल रहे होते हैं, तो इस पूरी सिचुएशन में आपके कंसीव करने से लेके प्रेगनेंसी का पूरा अरसा, फिर आपकी डिलीवरी टाइम, इसमें मर्द हजरात का, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी बड़ा होता है ना कि मर्द हजरात एकदम से बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा रूटीन, उनको अपनी चीज़ों को कैसे चेंज करना चाहिए खातून के अकॉर्डिंग, ताकि मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर, इमोशनली तौर पर आप अपने पार्टनर को कंसोल कर सकें और उसके सपोर्ट सिस्टम बन सके। इसमें मर्द हजरात कितना इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं? देखिए, मर्द मियाँ बीवी जो है ना, वो गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर वो इकट्ठे चलेंगे तो सब चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। माँ जो बच्चा पैदा कर रही है, जाहिर बात है वो उनकी फैमिली है, तो हस्बैंड को कंसोल करके रहना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ फीमेल को एक्सेप्ट करना चाहिए। मूड टेंट्रम्स आते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, माँ थोड़ी टची हुई होती है, कुछ लोग बात बात पे रोने लगते हैं, कुछ लोग अपने घर से, अब अक्सर लोग तो देखिए शादी के फौरन बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब माँ का घर छोड़ के आए हैं, एक नए घर में आए हैं, नया माहौल है, फिर प्रेगनेंसी भी है, उसके मूड टेंट्रम्स भी हैं, तो थोड़ा सा हमें कंसोलिंग बिहेवियर होना चाहिए। एक तो थोड़ी केयर करनी चाहिए बीवी की खुराक का, उसके आराम का, उसके खाने पीने का ख्याल करना चाहिए, और जो मेंटल पीस है ना, स्ट्रेस, उससे दूर रखना चाहिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अक्सर ये भी हो रहा होता है ना कि वो बेचारी प्रेगनेंसी में काम भी कर रही होती है, सबकी डांटे फटकारें भी सुन रही होती है, तो ये फैमिली इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। और उसके बाद का जैसे आपने कहा कि मदर फीडिंग बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसने अपना भी ख्याल रखना है, बच्चे का ख्याल भी रखना है, और अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे घरों में हमने ये भी देखा है कि बच्चे की बर्थ हो जाती है लेकिन बच्चे बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह है कि चाइल्ड डेथ की रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है? चाइल्ड डेथ इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग प्रॉपर हॉस्पिटल पे पहुंचते नहीं है, घर में ही दाइयां देख रही होती हैं, घर में करीबी जगह पे, छोटे सेंटर्स में जहां प्रॉपर ट्रेन प्रैक्टिशनर्स नहीं है, प्रॉपर जगह पे डॉक्टर को दिखाएं, ताकि कभी कहीं ऐसा हुआ कि ब्लड प्रेशर शूट कर गया, झटके घर में लग गए, मरीज मर गया। कभी ऑपरेशन जो है वो ऐसे LHVs वगैरह ने बहुत सारे क्लिनिक्स खोले हुए, या बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ प्रॉपर सर्जरी नहीं होती, कोई ब्लीडिंग के साथ मरीज को टर्शरी केयर भेज दिया। अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट कराएं, अच्छा फॉलोअप लें, डॉक्टर को दिखाएं अगर कोई मसला है। मतलब वो गली मोहल्लों के क्लिनिक्स पे बिल्कुल ना जाएं। अक्सर हमने देखा है कि अभी भी लोगों के अंदर इतनी शायद अवेयरनेस नहीं है, या शायद वो थोड़ा सा फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो बड़ा नियर बाय कोई भी क्लिनिक है तो वहां पे चले गए, फिर वहां पे किसी भी तरह का मेडिकल इमरजेंसी होगी, फिर रेफर किया जाता है दूसरी जगह। देखिए, टाइमली ट्रीटमेंट कराया जाए, टाइमली जगहों पर, अच्छी जगहों पर दिखाया जाए कि जो कॉम्प्लिकेशन को डील कर सके। अगर कोई क्लिनिक अच्छा वर्कआउट कर रहा है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर कोई डिग्री होल्डर हो, किसी ने MBBS किया हो, कोई स्पेशलाइज किया हो, ताकि कल को आपके बच्चे को परेशानी ना हो। जिनको नॉलेज ही नहीं है तो फिर उधर तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी के भी हाथ में जाके आपने अपने मामला दे दिए। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी हेल्थ से ज्यादा कुछ भी चीज नहीं है। और जब एक लेडी के हाथ में उसका बेबी आता है ना, तो फिर उसको अपनी हेल्थ भी भूल जाती है, फिर उसे सिर्फ अपना बच्चा नजर आ रहा होता है। तो अपना ख्याल जितना आप बेहतर अंदाज से रखेंगे, उतना ही अच्छे से आप अपनी फैमिली प्लान कर सकेंगे, अपने बच्चों को उनकी सेहत के हवाले से बहुत बेहतर अंदाज से एक हेल्दी लाइफ दे सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा कि आप प्रोग्राम कैसे बनी, और आई एम श्योर कि आज के सेशन से बहुत सारी खवातीन के लिए बहुत सारी अवेयरनेस भी होगी, बहुत सारी आसानियां भी होंगी, बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी होंगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।